ओके। तो कल हमने क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ा था कि सिक्योरिटी में हम अटैक भी कर सकते हैं, और अटैक के लिए एक साइकिल जो इस्तेमाल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम जिस नेटवर्क पे भी हमने अटैक करना होता है हम उसकी रिकॉनेसेंस करते हैं। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो हम गैदर करते हैं। जैसे कल मैंने हु इससे आपको करके दिखाया भी था। जब हम उसके कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो फिर उस इंफॉर्मेशन को हम स्कैनिंग के जरिए फर्दर चेक करते हैं। जब हम उसको स्कैन करके हमें उसकी नॉर्मली उसकी वुलनरेबिलिटीज नजर आ जाती है। वुलनरेबिलिटीज नजर आ जाती हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन वुलनरेबिलिटीज को इस्तेमाल करके हम एक्सेस हासिल करने की नेटवर्क में कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द मेथड हमने वुलनरेबिलिटी फाइंड की कि हमें इसके पासवर्ड्स मिल सकते हैं, तो हम पासवर्ड हासिल करके उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। या हम अपने पोर्ट को रीडायरेक्शन करके, यानी ट्रैफिक को रीडायरेक्शन करके भी हम ये काम अमल में ला सकते हैं। एक्सेस के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी एक्सेस को मेंटेन करें। यानी नहीं कि एक दफा हम अगर इंटर हो गए हैं तो ये नहीं है कि बस एक दफा काफी है। अटैकर चाहता है कि बार बार आप इंटर हो, और जब आप एक्सेस करते हो, स्कैन करते हो, मेंटेन अपनी एक्सेस करते हो, और इसके लिए आप हमेशा बैकडोर्स इंस्टॉल करते हो जिनके जरिए आप बार बार सिस्टम में इंटर होने की एबिलिटी हासिल कर लेते हो। अब स्पेशली स्कैनिंग में, एक्सेस में और मेंटेनेंस में क्या होता है कि उस सिस्टम की, जिस सिस्टम को आपने अटैक किया होता है उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जिसको हम लॉग कहते हैं। अब अगर उसका जो सॉक में बैठा हुआ एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठा हुआ एक्सपर्ट है, वो अगर ये लॉग पढ़ ले, जो कि उसका काम है पढ़ना, तो उसको आपको खतरा ये है। जी। ओके, अभी चेक कर लेते हैं जी। स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर्ड है, लेकिन हम इसको स्टॉप शेयर कर देते हैं और दोबारा शेयर कर देते हैं। ये आप देखें। अब आप बताएं अली जान, आपके साथ स्क्रीन शेयर्ड है? क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ लिखा भी आ रहा है, पार्टिसिपेंट कैन नाउ सी योर स्क्रीन। इज इट फाइन नाउ? अली जान कहता है कि यस। ओके, नाइस। तो मैंने कहा कि वो लॉग से सिक्योरिटी का बंदा ये मालूम कर सकता है कि उसके नेटवर्क पे अटैक हो चुका है। इसलिए आप क्या करेंगे 5वें स्टेप में, कि आप कोशिश करेंगे कि आप क्लियर ट्रैक कर दें। क्लियर ट्रैक यानी कि जो जो भी लॉग है उसको आप वाइप आउट कर दें, उसको आप रिमूव कर दें, क्लियर कर दें। तो आपने ट्रैक को अगर क्लियर कर दिया तो आपका खतरा कम हो गया कि आपको वो देख सकता है। तो मोस्टली ये स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पज के लिए? अटैक के लिए। अब अटैक में पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी इज ए पार्ट ऑफ द अटैक। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो एथिकल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिकल हैकिंग। लेकिन अगर आप अनएथिकल काम भी कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, तब भी लाजमी तौर पे यही स्टेप्स, इसका मतलब मेथड दोनों का सेम है। यानी चाहे आप एथिकल हो, चाहे आप एथिकल करें, चाहे आप अनएथिकल करें, दोनों में मेथड सेम इस्तेमाल होते हैं, टूल सेम इस्तेमाल होते हैं, स्किल्स सेम इस्तेमाल होती हैं। तो फिर आप कहेंगे फर्क क्या है? फर्क है मेंटेलिटी का। फर्क है मेंटेलिटी का। आप कहेंगे मेंटेलिटी का क्या फर्क है? तो एक जो है वो काम कर रहा है विद दी परमिशन। मिसाल दो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है तो वो उस इदारे से परमिशन लेकर उसकी चीजों को टेस्ट कर रहा है, उन पे अटैक कर रहा है। लेकिन जो अनएथिकल होता है वो किसी परमिशन की उसको जरूरत नहीं होती। वो लाजमी तौर पे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको लॉस देने के लिए
ये काम कर रहा होता है, जबकि परमिशन से कर रहा होता है। तो ये आपको को सेव करने के लिए, यानी इसके इसके जो इंटेंट्स हैं वो अच्छे हैं कि ये आपको कोशिश कर रहा है कि अटैक करके ये चेक करे कि आप सेफ हो कि नहीं हो, और अगर नहीं हो तो आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपने आप को सेफ कर लें। जबकि जो बैड गाय है, अनएथिकल है, ब्लैक हैट है, ब्लैक हैट है, तो ब्लैक हैट जो है वो, ये हैकर की डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहा हूं। आपका हैकर जो है, जिसको आप अटैकर भी कह सकते हो, जिसको आप थ्रेट एक्टर भी कह सकते हो, कोई भी नाम दे दो, तो इन ये ब्लैक हैट भी हो सकता है, ये व्हाइट हैट भी हो सकता है, और ये ग्रे हैट भी हो सकता है। ब्लैक हैट का मतलब है कि वो अनएथिकल है, वो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचा के और सेल्फ गेन के लिए, अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करके वो डार्क वेब पे डाल देता है, तो लाइन तौर पे वहां उसको वो सेल करेगा, या अपने कोई वायरसेस बना के वहां पे सेल कर रहा है, कोई मालवेयर बना के वहां सेल कर रहा है कि दुनिया को दो। तो दैट इज द टास्क ऑफ ए ब्लैक हैट। व्हाइट हैट वो होता है कि जो अगले को नुकसान के लिए नहीं, अगले के फायदे के लिए काम कर रहा होता है, यानी उसकी उसकी सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहा होता है। लाइक टूल तो वही इस्तेमाल होंगे, सिक्योरिटी आप टेस्ट करोगे तो टूल तो फिर भी वही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि बैड गाय भी तो वही टूल इस्तेमाल करेगा। तो आपने टेस्ट करना है कि वो कहीं वो इस्तेमाल तो टूल के जरिए आपका सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंच रहा है तो कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ किया जाए। तो इसको ऐसे अटैकर को हम कहते हैं ये व्हाइट हैट है। और जो दोनों के काम कर सके, करे, यानी कोई अगर उसको अच्छा वाला काम कराए तो वो भी कर दे, और कभी बुरा वाला मिले तो वो भी कर ले, तो फिर हम कहते हैं ये ग्रे हैट है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये बात हो गई अटैक की। मैंने कहा था कि इसी तरह जब अटैकर अटैक करेगा तो आप जैसे लोग आराम से सोए तो नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, वो डिफेंस की तरफ चले जाएंगे, वो नेटवर्क को बचाने की वो काम करेंगे। तो उसके लिए उनका मेजर का काम होगा, वो अटैक्स को मिटिगेट करेंगे, कम से कम करेंगे, ताकि अटैक ना हो। इसी तरह हमने कहा था कि आप डिफेंस में एक और चीज भी आती है जो कहते हैं थ्रेट हंटिंग। थ्रेट हंटिंग ये भी डिफेंस वाले करते हैं, यानी वो खतरात को, पोटेंशियल डेंजर्स को हंट करते हैं। हंट तो समझते हैं ना, क्या होता है हंट का मतलब, कोई बता सकता है मुझे? सर्च करना। तो वो खतरात को अपने नेटवर्क में सर्च करते रहते हैं, वो आराम से नहीं बैठते, वो देखते रहते हैं कि कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशंस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, नेटवर्क में, होस्ट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि हमें कल नुकसान पहुंचा सकती है या भी पहुंचा रही है। तो इस अमल को कहते हैं क्या? थ्रेट हंटिंग। इसी तरह होता है इंसिडेंस इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम। यानी अगर आपने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि कोई भी थ्रेट आपके नेटवर्क को नुकसान ना पहुंचा सके, आप उनको हंट करते रहे, लेकिन अटैकर भी तो अटैकर है, अटैकर भी तो अटैकर है। अगर उसने फिर भी आप पे अटैक कर दिया तो आप ये नहीं कर सकते कि इंतजार करें कि वो अपना काम मुकम्मल करके फिर देखेंगे। आपने उसको एकदम रिस्पॉन्स देना है। जैसे मिसाल के तौर पे, आप, मैंने से आपको कल भी शायद एग्जांपल दी थी कि अगर आप जूम करेंगे, जब हमारे एपीएस में पेशावर में अटैक हुआ तो उस वक्त क्या किया गया? पुलिस को लाए गए? नहीं, पुलिस नहीं कर सकती थी कुछ भी। क्या आपने आर्मी को लाए? तो नहीं। क्या आप एयरफोर्स को लाए, नेवी को लाए? नहीं, आप कमांडोज को लाए। तो कमांडो की ये सलाहियत होती है, ये ट्रेनिंग होती है कि वो इंसिडेंटली रिस्पॉन्ड करता है। उसको आप कहते हैं कि जी बस अटैक हो गया है, अब आप इस अटैक का नुकसान को मिनिमाइज करो, अपने टारगेट्स को अचीव करो। उसके टारगेट क्या है कि अटैक जो हुआ हुआ है उसके उसके नुकसानात को कम से कम किया जाए। तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। तो आप इसके मेंबर बन जाए तो ये सब के सब क्या कर रही है? डिफेंस कर रहे हैं।
ठीक है जी। ये मुख्तलिफ टीमें होती हैं। जो नॉर्मल डिफेंस की टीम होती है वो सॉक में बैठी होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठी होती है, और वहां से वो अटैक्स को मॉनिटर कर रही होती है, अपने सिस्टम्स को मॉनिटर कर रही होती है, और किसके मोस्टली किसके जरिए कर रही होती है, लॉग्स के जरिए कर रही होती है। ओके, तो ये तो हो गया डिफेंस वालों का काम। तो हमारा आज कल का टॉपिक ये था कि हम ये देख रहे थे कि किस तरह हम नेटवर्क पे अटैक्स को कम से कम कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहली बात ये सीखी थी कि अटैक को कम करने का तरीका ये है कि आप अपने डिफेंस को सिर्फ एक जगह पे ना इम्प्लीमेंट करें, सिक्योरिटी को एक जगह पे इम्प्लीमेंट ना करें। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर आर्मी वाले चाहते हैं कि उनके कंटोनमेंट जो है वो सेफ हो, तो आप सबने जो लोग भी पेशावर से तलक रखते हैं उन्होंने देखा है कि जो ही आप कैंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो पहले ही आपको गोरा कब्रिस्तान के पास रोक लिया जाता है, किधर जा रहे हो। अगर आप मुझे बताते हैं कि जी मैं मिसाल के तौर पे एयर हेडक्वार्टर जा रहा हूं, तो वो चेक करने के बाद, वो ये बात का मुकम्मल वो करने के बाद कि आप खतरनाक नहीं है, आपको आगे भेज देते हैं। लेकिन फिर आप जब कैंट के पास पहुंचते हैं फिर आपको रोक लेते हैं। यानी दो तीन जगहों पे आपको फर्दर रोकते हैं, हर जगह पे आपको कोशिश करते हैं कि आपको चेक किया जाए। और फाइनली जब आप गेट पे पहुंचते हैं तो गेट पे फिर आपको रोका जाता है। आप उनको नहीं कह सकते यार पिछले 4 बंदों ने तो मुझे चेक किया है, मुझे आप क्यों चेक कर रहे हो। वो आपका एनआईसी भी देखेंगे, वो आपके कोई लेटर आपके पास है वहां जाने के लिए, कोई इनविटेशन है वो भी चेक करेंगे, अंदर वाले को भी पूछेंगे कि भाई आपके लिए ये बंदा आया हुआ है, ये आपका जानने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि इस अमल को हम कहते हैं हम इसको कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच। डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच कि आप मुख्तलिफ लेवल्स पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मसूद शाह पिशावर से यहाँ से आ रहा है, और ये जो येलो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, लेट करें ये किसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, जो कि ज्यूम कर लें कि यूरोप में मौजूद है। तो अब क्या होगा, जूइन क्या आपको डायरेक्टली इसके अंदर इस नेटवर्क के अंदर जाने की इजाजत हो जाएगी? नहीं। तो आप जब इंटरनेट के जरिए इनके राउटर पे पहुंचेंगे, बॉर्डर रूटर पे पहुंचेंगे, तो वहां पे आपका सबसे पहले वेलकम करने के लिए वीपीएन मौजूद है। कौन मौजूद है? वीपीएन मौजूद है, जो कि चेक करता है कि क्या आप एक वैलिड ऑथोराइज्ड यूजर हैं या नहीं है। अगर आप नहीं है तो यहीं पे आपको रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में। अब लेकिन अगर आपके पास वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप अंदर चले गए। फिर भी आपको चेक किया जाएगा, अंदर तो आ गए हो, कहाँ तुम्हें जाने की इजाजत है और कहाँ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। यानी ये चेक क्या है, इसकी क्या है, एएसए, इसको कहते हैं फायरवॉल। तो क्या है, एएसए, विच इज दी फायरवॉल। तो ये फायरवॉल चेक करेगी कि मिसाल के तौर पे आप ईमेल के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन आप मिसाल तो वेब के पास नहीं जा सकते। तो कहाँ पे आपको इजाजत और कहाँ पे नहीं है, अगर आप गलत गलत जगह पे जाने की कोशिश करेंगे तो यहीं पे आपको रोक लिया जाएगा। इसका आप तो ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ तो मुझे चेक कर लिया गया है, वीपीएन पे मुझे चेक कर लिया गया है, काम हो गया है, बस अब मैं जो मर्जी अंदर जाके करूं मेरी मर्जी। नहीं, यहाँ आपको फिर रोक लिया गया है। इसके बाद अगर आप फिर भी अंदर चले गए हैं तो आपकी ट्रैफिक को, यहाँ तो आपको चेक किया जा रहा था, अब जो ट्रैफिक आपने भेजी है उसको चेक किया जा रहा है कि उसमें कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई अटैक तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है। तो कौन कर रहा है ये काम? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब अगर नहीं है तो फिर आपको आगे नेटवर्क की तरफ जाने की इजाजत मिल गई। वहां अगर आप फर्दर आगे भी चले गए, मिसाल के तौर पे आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल सर्वर पे जाएगी। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस लगा हुआ है, ईएसए लगा हुआ है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस लगा हुआ है। ईएसए जो मैंने अभी बताया, दैट इज कॉल्ड द एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। इससे क्या कहलाता है? एडेप्टिव
सिक्योरिटी अप्लायंस, जिसका काम है फायरवॉलिंग करना। फायरवॉल का मतलब होता है कि अलाउ और डिनाई, बस ये दो काम करता है। आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो, लाजमी तौर पे अपनी मर्जी नहीं, डिपेंड बेस्ड अपॉन द रूल जो कि आपने उसको बताएंगे। ओके, इसके अलावा आपको वेब सर्वर नजर आ रहा है। अब वेब सर्वर में ये मिसाल तौर पर आप ईमेल में क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप फिशिंग ईमेल भेज रहे हैं, तो क्या ये जानी चाहिए आपके नेटवर्क के अंदर? नहीं। तो ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस आपकी फिशिंग ईमेल्स को नहीं जाने देगा। इसी तरह अगर आप वेब पे कोई गलत चीज भेज रहे हैं तो वेब सिक्योरिटी अप्लायंस यहाँ लगा हुआ है, ये आपको रोक रहा है। तो आप देख रहे हैं, कल हमने पढ़ा है कि ये मुख्तलिफ लेवल्स पे एक के बाद दूसरे लेवल पे हम चेक करते रहते हैं अपने यूजर को, और ये कोशिश करते हैं कि कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस अमल को कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच या लेयर्ड अप्रोच। फिर हमने कल ये भी पढ़ा कि जी मुख्तलिफ किस्म के हमने कल मालवेयर अटैक में पढ़े थे। तो हमने कहा कि मालवेयर या कोई भी थ्रेट हमारे डेटा को लॉस करवा सकता है, डेटा को करप्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि डेटा करप्ट, सबसे कीमती जो चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसका डेटा होता है। आपको तो लगता है कि उसकी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसकी जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हार्डवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नया हार्डवेयर खरीद सकती है, नया फर्नीचर खरीद सकती है, नया रूम बना सकती है, नई बिल्डिंग बना सकती है, लेकिन डेटा दोबारा से नहीं बना सकती। अगर हार्डवेयर खराब हो गया तो इससे उसकी रिपुटेशन खराब नहीं होती, लेकिन अगर डेटा लॉस हो गया है तो वो तो कस्टमर का डेटा है, कस्टमर कभी भी माफ नहीं करता। वो सदियों फिर माफ नहीं करता, वो फिर डिकेड्स में माफ नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक है, उसका डेटा जो है वो सारा लीक हो गया, तो क्या उसके अगर मिसाल के तौर पे 50,000 यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, अकाउंट होल्डर हैं, मेरे ख्याल से उनमें से 49,999 जो है अपने अकाउंट अगले दिन बंद करवा देंगे। तो जनाब, आप चाहे वो कहता रहे कि जी मैं आपको बड़ा हाई प्रॉफिट देता हूँ, प्रॉफिट संभाल के रखो, तुमने हमारा डेटा जो है वो लीक कर दिया, हमारे लिए मुसीबत बना दी है। हमें आप हर कोई गुजरते हुए भी आप आवाज देता है और पैसे दे चलता ना राउडी दी। तो इसका मतलब डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अगर डेटा मिसाल के तौर पे लॉस हो गया या करप्ट हो गया, तो आप कह सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि उसके लिए आपके पास एक बैकअप का प्लान होना चाहिए, कि अगर ये लॉस हो भी जाए तो आप कम से कम उसको लॉस डेटा को रिस्टोर कर सकें। देखते हैं जी कि हमें 8 किन लोगों ने, अहमद ने, अलीजान ने, फातिमा, काशिफ, मरवा, एन रहमान, समी, एन सवेरा। सवेरा कल कहाँ थी? एनिया। तो हम बात कर रहे थे रिस्टोर की। तो रिस्टोर कैसे करेंगे? उसके लिए हमें बैकअप लेना होगा। अब बैकअप के लिए आपकी कंपनी की एक सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए कि जी आपका डेटा लाजमी तौर पे बाद सा डेटा है जो कि बड़ी तेजी से बदलता है, बाद सा डेटा है जो कि हफ्तों के बाद बदलता है, महीनों के बाद बदलता है। मिसाल के तौर पे आपने अपने कस्टमर को तनख्वाह दी, आप वो डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो आप हर रोज तो तनख्वाह नहीं देते, आप महीने में एक दफा तनख्वाह देंगे, तो उसका डेटा एक दफा बैकअप होना चाहिए। लेकिन आपके जैसे मैंने कहा बैंक, तो बैंक में आपके बहुत से कस्टमर हर रोज पैसे डालते भी हैं और निकालते भी हैं। इसका मतलब वो डेटा बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप उसको बड़ी तेजी से बैकअप, अगर महीने के बाद आप बैकअप करेंगे और 29वें दिन को आपको पता चले कि डेटा तो लॉस हो चुका है, तो फिर तो आपको उस डेटा को रिस्टोर करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए आपने ये डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स you need to back up the data, maybe once a day, maybe weekly, maybe bi-weekly, maybe monthly, maybe quarterly। तो आपने उसके लिए एक प्लान बनाना है। नंबर 2 बात हमने ये की थी कि जो भी आप अपना डेटा को जिस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आप करते हैं, आप उसको जब बैकअप ले लें, तो ये नहीं कि बैकअप लेके अपने पास रख के खुश हो जाएं जी बैकअप में वापस को।
नहीं, उसको वैलिडेट करें। ऑलवेज वैलिडेट दी बैकअप। वैलिडेट का मतलब है कि दो बातें, एक तो ये देखो कि ये वही डेटा है जो आपने स्टोर किया है, इससे मतलब उसकी इंटीग्रिटी को चेक करो। मिसाल के तौर पे आपने डेटाबेस का बैकअप लिया और डेटाबेस में लेट करो कि 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, चेक करो आपके पास ही 1 मिलियन है। चेक करो, ये ना हो कि आपके पास 1 मिलियन से 10 कम हो, तो 10 का डेटा किधर चला गया, तो इसका मतलब उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो चुकी हुई है। तो उसकी इंटीग्रिटी को चेक करो। नंबर 2 ये चेक करो कि क्या वो वापस रिस्टोर भी होता है कि नहीं होता। ऐसा बात वक्त हो जाता है कि आप किसी मीडियम पे उसको स्टोर करते हो लाजमी तौर पे, चाहे वो आप यूएसबी पे करते हो, चाहे आप आजकल के दौर में तो यूएसबी पे आप कर लेते हो, आज के दौर में आप हार्ड डिस्क पे कर लेते हो, आज के दौर पे आप एसएसडी पे कर लेते हो। लेकिन जब हम लोग आपकी तरह थे तो उस वक्त सीडीज पे, डीवीडीज पे और टेप्स पे, मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर हम ये चीजें स्टोर करते थे। तो बाद का तो मैग्नेटिक टेप जो होती है वो करप्टेड होती है, तो जब आप उसको दोबारा उससे बैकअप का रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं तो रिस्टोर नहीं होती। वो कहता है जी एरर, रीडिंग एरर आ गया है, रीडिंग एरर आ गया है, तो कहता है मैं इसको नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब है कि ये जो आपने बैकअप लिया ये करप्ट है। तो आप चेक करो कि ये वैलिडेटेड है या नहीं है, रिस्टोर होता है कि नहीं होता। तीसरी चार चीज मैंने ये बताई थी कि जब सिक्योरिटी के लिए, थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया था कि आप जब बैकअप ले लें तो ये नहीं कि अपनी टेबल के ऊपर उसको रख लें अपने ही ऑफिस में, या अपनी ही कबर्ड में जाके या अपनी ड्रार में रख लें कि जी वहां बैकअप ले लिया है, सब कुछ मजा हो गया। नहीं, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपका वहां पे कोई बिजली का मसला हो जाता है, फ्लड आ जाता है, छत गिर जाती है, तो आपका जो असल डेटा है वो लॉस होगा, तो वो बैकअप भी जाया हो जाएगा। और आपको आपका बॉस कहेगा भाई क्या करें, वो कहेगा जी हार्डवेयर खराब हो गया, वो कहेगा कोई बात नहीं अभी मंगवा लेते हैं, डेटा रिस्टोर करो, कहेंगे जी डेटा भी लॉस हो गया है। तो इसलिए क्या करना होता है कि आप डेटा को ऑफ ऑफ साइट स्टोरेज लोकेशन पे जाके पहुंचाएं। जी बिल्कुल, क्लाउड पे भी आप बैकअप ले स्टोर कर सकते हैं, तो लेकिन अगर आपके पास वो फैसिलिटी है तो। और अगर नहीं है तो आल्दो की, अगर आप जैसे आपने क्लाउड की एग्जांपल दी, तो क्लाउड भी ऑफ साइट है, तो वो भी इसी में आ जाता है कि आप अपने डेटा को स्टोर करें तो ऑफ साइट करें। दूसरी बात यानी ये ना हो कि आप मिसाल के तौर पर बात लोग ये करते हैं कि उसी हार्ड डिस्क के ऊपर उसके बैकअप भी ले लेते हैं कि जी ये ओरिजिनल है, ये इसका बैकअप है। तो अगर हार्ड डिस्क खराब हो गई तो ओरिजिनल भी नहीं रहेगा और बैकअप भी नहीं रहेगा, दोनों से हाथ साफ हो जाएंगे। और आखिरी बात हमने ये की थी कि जब आप उसका बैकअप लें तो उसके ऊपर लाजमी तौर पे कोई पासवर्ड जरूर लगाएं, क्योंकि हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉई जो कि डिसग्रंटल्ड है, यानी कि नाराज है, नाखुश है, या किसी दूसरी कंपनी से उसने कुछ बड़ा माल ले लिया है, तो वो जाके उसको वो दे सकता है कि ये लो, और ये सारा तुम्हें डेटा मैंने दे दिया है अपनी कंपनी का, ये उनके प्लान है, ये उनका नेटवर्क है, ये उनके फैसिलिटीज है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है। तो उसमें पासवर्ड होना चाहिए कि ताकि वो उसको खोल ना सके, अनऑथोराइज यूजर उसको खोल ना सके। तो ये है पहला काम मिटिगेशन अटैक में कि आप बैकअप्स लें। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अटैक्स को कैसे हम मिटिगेट करें, क्योंकि मिसाल के तौर पे कल भी बताया था कि अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने विंडोज का ये ऑपरेटिंग सिस्टम शायद, और चलें अगर मैं अपनी एग्जांपल देने की बजाय ये कहूं कि विंडोज 10 कब से है, काफी साल हो गए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आज भी विंडोज जो है अपने अपडेट्स, विंडो अपडेट्स कहते देखें, आज कहता है सुबह मैंने 8:56 पे, यानी अभी से तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले चेक किए हैं अपडेट्स, और वो कहता है मुझे ये 2 अपडेट्स मिली हैं जिनको वो कहता है कि मैं इंस्टॉल कर लूंगा। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर मैं ज्यूम करूं कि विंडोज 10 पिछले 10 साल से काम कर रहा है, तो 10 साल में भी वो सेफ नहीं है। उसकी कंपनी उसके लिए अपडेट्स भी भेज रही है, और सिक्योरिटी वाइज भी विंडो की सिक्योरिटी वाइज भी उसको भेज रही है चीजें, अपडेट कर रही है अपने वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन को, अपडेट कर रही है अपनी फायरवॉल्स को,
अपडेट कर रही है अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी को। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हम ये नहीं कर सकते कि एक दफे इंस्टॉल कर दिया और बस आराम से बिस्तर डाल के एसी के कमरे में सो जाएं कि जी बस सिस्टम में बिल्कुल ठीक ठाक दे। नहीं, सिस्टम में वक्त के साथ साथ पता चलता रहता है कि इसमें ये कमियां हैं, और उन कमियों को क्या कहते हैं, वीकनेसेस को क्या कहते हैं, वुलनरेबिलिटीज। तो उसमें वुलनरेबिलिटीज हमें नजर आती हैं, और उन वुलनरेबिलिटीज को आप अपग्रेड्स के जरिए, अपडेट्स के जरिए, या पैचेस के जरिए, या फिक्सेस के जरिए ब्लॉक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ताकि टाइम के साथ साथ आपका सिस्टम ये ना हो कि और लोग आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएं। तो ये सारी बातें तो हमने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम ये शुरू कर रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दी हो, अगर आपने यहाँ थोड़ी सी तवज्जो दी हो, तो जब मैंने ये आपको मल्टी लेयर्ड या डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच बताई, तो यहाँ पे मैंने आपको ये खास सर्वर दिखाया जिसको कहते हैं ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब है पहला ए, दूसरा ए और तीसरा ए। पहले ए का मतलब है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। दूसरे का मतलब है ऑथोराइजेशन, और तीसरे का मतलब है अकाउंटिंग। क्या मतलब है इसका? अब मिसाल के तौर पे, ये आप में जब मैं अपनी मशीन पे, लैपटॉप पे लॉगिन हुआ, तो इसने मुझसे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड पूछा, लेकिन वो यूजर नेम और पासवर्ड इसी मशीन के ऊपर सेव था। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ इसी मशीन के ऊपर इस यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मिसाल तो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 कंप्यूटर्स हैं, इसका मतलब है मुझे 1000 कंप्यूटर पे जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका एडमिन हूँ। मुझे किसी वक्त भी उन पे लॉग इन होकर कोई भी चीज देखनी है, तो डेफिनेटली आई नीड। तो इसके लिए दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट वर्क, 1000 कंप्यूटर्स पे अपनी लॉग इन बनाई। चलो बना भी ली, आस्ता आस्ता बन जाएगा। लेकिन मैंने जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, दूसरी जॉब पे चला गया, जॉब शिफ्ट कर ली, तो 1000 से रिमूव करने के लिए उनको शायद 15 दिन लग जाएंगे, और 15 दिन तक मैं उस कंपनी में ना होते हुए भी उसके तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो कि लाजमी तौर पर अब तो मैं तनख्वाह नहीं ले रहा, अब तो मैं उनके फायदा नहीं सोचूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि वो 15 दिन है मेरे पास, जितना डेटा मैं इनसे निकाल सकता हूँ या इनको नुकसान पहुंचा सकता हूँ पहुंचा दूं। अभी मेरा क्या कर सकते हैं, अब तो मेरी कोई सैलरी मिली नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर तरीका क्या होता है कि आप अपने तमाम यूजर का इस किस्म का लॉगिन का डेटा एक मशीन पे सेव करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल ए सर्वर। तो आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड्स एक मशीन पे क्रिएट कर दिए। तो यहां से भी, जैसे अभी हमने कहा था कि अगर मसूद शाह इस नेटवर्क के अंदर आना चाहता है, इस यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में आना चाहता है, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड जब यहाँ देगा, तो ये आपका जो राउटर है, ये इसको इस ट्रिपल ए सर्वर के पास भेजेगा। क्योंकि लाजमी तौर पे अगेन पूरी दुनिया से लोग इस यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये MIT है, मिसाल के तौर पे ये स्टैनफोर्ड है। तो पूरी दुनिया से यूजर्स यहाँ पे आके इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब सबके ईमेल, सबके यूजर नेम पासवर्ड तो हम इस पे नहीं सेव कर सकते। तो हमने एक सर्वर के ऊपर तमाम यूजर के यूजर नेम पासवर्ड सेव किए हुए हैं। तो इस अमल को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। इस अमल को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन। इसी तरह मैं आपको दूसरी एग्जांपल अगर दूसरी एग्जांपल दूं कि आपको मैं कहूं कि नीचे हमारा ATM लगा हुआ है, माशाल्लाह पैसों से भरा हुआ है, जाओ वहां से अपने लिए पैसे निकाल लो, तो आप नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले आपको कार्ड चाहिए। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। कार्ड के बाद भी आपको उसका पिन चाहिए। तो ये कार्ड और पिन दोनों मिलके क्या बता आपको कर रहे होते हैं? ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं। कार्ड नहीं है, नहीं है ऑथेंटिकेटेड। पिन नहीं है, नहीं है ऑथेंटिकेटेड। यानी जब तक दोनों चीजें नहीं है, पिन भी पता है, कार्ड नहीं है ऑथेंटिकेटेड। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ऑथेंटिकेट तो हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या कर सकते हैं,
आपका रोल क्या है, आपका टास्क क्या है। आप सारे टास्क नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि अगर आप बैंक में के सिस्टम में लॉग इन करें, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से ये लिखूं फॉर एग्जांपल ये, और यहां पे मुझसे ये मांग रहा है कि जनाब अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करो, ये देखिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन दो। तो अगर मैं लॉगिन इसको दे भी दूं तो क्या मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो बैंक का मैनेजर कर सकता है, क्योंकि वो भी तो इसी साइट से लॉगिन करता है, यानी वो भी इसी साइट पे लॉगिन करता है और मैं भी करता हूँ। लेकिन मेरे मेरे राइट्स, मेरे प्रिविलेजेस और उसके प्रिविलेजेस में बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे मैं अपने अकाउंट से तो किसी के अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन बैंक का मैनेजर साहब तो किसी के अकाउंट से भी किसी के दूसरे के अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है उसके उसके राइट्स और मेरे राइट्स सेम नहीं है, फर्क है। इस चीज को कहते हैं एथोराइजेशन। इस चीज को क्या कहते हैं? एथोराइजेशन। तो अगर आप ऑथेंटिकेट भी हो गए तो आपके अथॉरिटी क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपके क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। अच्छा जी, अब उस प्रिविलेजेस को आप इस्तेमाल करें ना करें आपकी मर्जी। मिसाल के मैनेजर साहब किसी के अकाउंट से भी दूसरे के अकाउंट में पैसे शिफ्ट नहीं कर रहे, या उसने नहीं किए, कर तो सकता है। लेकिन अगर कर दे वो किसी दिन, मिसाल के तौर पे मसूद शाह के अकाउंट से वो अली जान के अकाउंट में पैसे शिफ्ट कर दे, ये पैसे शिफ्ट हो गए, और मसूद शाह जाके बैंक में जाके कहे कि जी मुझे तो नहीं पता कि पैसे मेरे अकाउंट में कम हो गए हैं आज। तो लाजमी तौर पे सिस्टम में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहेंगे यार हमें तो नहीं पता। मसूद शाह तुम्हें खुद ही पता होगा, हमारा अकाउंट है। लेकिन सिस्टम में अकाउंटिंग का सिस्टम है जो कि ये बताएगा कि किस शख्स ने, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कल 30 तारीख को तो मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 30 तारीख को तो मेरे पास 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए थे, और 31 तारीख यानी कि आज 31 तारीख को आप मेरे पास 2,000 रुपए, 8,000 रुपए गायब हो गए। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम में देखा जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक को इस अकाउंट में क्या तब्दीली हुई, हुई भी कि नहीं हुई। हो सकता है मसूद शाह साहब झूठ बोल रहे हो सकता है मसूद शाह साहब सच बोल रहे हो। अगर सच बोल रहे हैं तो किसने किया, तो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होगी। इस अमल को कहते हैं अकाउंटिंग। यही बात यहां समझाने के लिए यूं बताई गई कि मिसाल के तौर पे ऑथेंटिकेशन अगर करनी है, ऑथेंटिकेशन करनी है तो ये देखें, ऑथेंटिकेशन के लिए इस कार्ड के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है, हु आर यू, आई एम दिस जेंटलमैन, नेम दिस। तो दिस नेम इज ऑथेंटिकेटिंग दी दिस यूजर। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बाज़ औक़ात होता है कि एटीएम की मशीन में आपके पैसे फंस जाते हैं, कार्ड फंस जाता है। तो आप बैंक मैनेजर को कहते हैं जी मेरा कार्ड फंस गया इसमें। वो कहते हैं अच्छा, कार्ड निकालते हैं और आपको कहता है कि अपना एनआईसी दो। अब इन दोनों पे वो क्या चीज कंपेयर करता है, नेम। तो नेम से पता चल जाता है कि उस पर नाम लिखा है, मिसाल के तौर पे एहसानुल हक, और मेरे एनआईसी पे भी एहसानुल हक है। इसका मतलब मैं ही उसका मालिक हूँ, मैं ही उसको सर जाए इस्तेमाल करने का मेरे पास राइट्स हैं। तो कहते हैं जी अपना कार्ड वापस ले लें। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उस पे नाम लिखा हो मसूद शाह, और मैं उसको अपना एनआईसी दूं कि जी मैं एहसानुल हक हूं, वो कहेगा नहीं जी ये कार्ड आपका नहीं है, मसूद शाह को बुलाओ। तो इस अमल को उसने क्या नाम दिया है, ऑथेंटिकेशन। हु आर यू, सिस्टम आपको चैलेंज करता है, हु आर यू, आपने बताना है आई एम। मिसाल के तौर पे यहां पर भी एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिस्टम मुझे चैलेंज कर रहा है, सिस्टम मुझे चैलेंज कर रहा है कि हु आर यू। तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पे बताना होगा कि हु एम आई, मुझे अपना यूजर नेम देना होगा, मुझे अपना पासवर्ड देना होगा। समझ आ रही ना। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। अब मेरे राइट्स क्या हैं, हाउ मच कैन यू स्पेंड। मिसाल के तौर पे यहां लिखा है $1,500 क्रेडिट लिमिट, यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड है
तो मेरी क्रेडिट लिमिट जो है वो $1500 है। तो ये $1500 इज एथोराइजेशन। मैं इसका मतलब कि $1501 नहीं खर्च कर सकता। ये मेरी ताकत में शामिल, मेरे राइट में, प्रिविलेज में शामिल नहीं है। इसी तरह अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब है कि 1500 की लिमिट तो है, लेकिन अगर मैं कहूं मैं $1500 मैंने नहीं खर्च किए, मैंने इस्तेमाल नहीं किए, झूठ बोलते हो, कि जो बिल भेजा है ये गलत, मतलब कोई अगर उनके पास कोई राइट नहीं है, कोई कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं तो $1500 बड़ी चीज है, $1500 इस्तेमाल करके कहूंगा नहीं, झूठ बोलते हो, मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। तो वो मुझे ये दिखा देंगे, ये देख लो, तुमने फलानी तारीख को इस टाइम पे ये चीज पेमेंट की है, ये पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया है, और वो देख के मैं खामोश हो जाऊंगा कि हाँ जी ये सारा कुछ तो मैंने किया हुआ है। ओके। तो जी मैं पूछा, आपका दोस्त अलीजान बीमार है, तो आपने उसका, अच्छा, तो आपके दोस्त को पता है, वो आपकी खैरियत दरियाफ्त करेगा। अच्छा जनाब, तो ये आपको क्लियर हो गया कि अब अकाउंटिंग किसे कहते हैं, यानी अगर आपने गलत काम किया है या अच्छा काम किया है, आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो दैट इज ऑथेंटिकेशन। उसके बाद है फायरवॉल्स। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सिस्को की फायरवॉल को क्या कहते हैं, एएसए, एडेप्टिव एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। तो बेसिक क्या काम है फायरवॉल का, मैंने कहा बेसिक इसका काम है अलाउ और डिनाई, इसके ये दो काम है। जैसे मिसाल के तौर पे, आप यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको अंदर आने की इजाजत है, सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं रोक सकता, आपको कहेगा लाओ। और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है तो आपको कहेगा नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, तो दैट इज डिनाई। तो यहां पर भी ये बताया गया कि ऑलवेज फायरवॉल जो है वो बाउंड्री के ऊपर लगाई जाती है बिटवीन द इनसाइड नेटवर्क, जो कि आपका नेटवर्क है, और आउटसाइड नेटवर्क, जिसको आप इंटरनेट भी कह सकते हैं, जिसको आप इंटरनेट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के आउटसाइड और इनसाइड की बाउंड्री पे लगाया जाता है, और वहां बैठ के ये मॉनिटर करता है कि किसको जाने की इजाजत है और किसको जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए यहां लिखा गया है कि नेटवर्क फायरवॉल रिजाइड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स। आप कहेंगे टू से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, बड़ी आसान बात है जी। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि अगर ये आउटसाइड नेटवर्क है और इनसाइड में आपके डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, मिसाल के तौर पे ये आपका ये भी हो सकता है कि आपके बाहर भी बहुत से नेटवर्क्स हैं। तो ये बहुत से नेटवर्क्स जब या इस पे आते हैं और आपके नेटवर्क में इंटर होने की कोशिश करते हैं, तो ये देखें मेनी नेटवर्क्स आपके नेटवर्क में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फायरवॉल है, बाउंड्री पे खड़ी है, जो कि कंट्रोल करती है ट्रैफिक को बिटवीन ऑल ऑफ दीज नेटवर्क्स, ऑल ऑफ दीज नेटवर्क बिलोंगिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इनसाइड वर्ल्ड। सर जी जी। सर हमारे पास एक सर्वर है या दो सर्वर है, एक उस पर डेटा, फायरवॉल। हाँ जी, बोले बोले। दो सर्वर है उस पे डेटा पड़ा है, इस पे एक पे उसका बैकअप है, इस पे और एक पे डेटा है। अगर कोई अटैकर आ जाए और उसको हैक करे या कोई उससे डेटा लेना चाहते हैं अटैकर, और दूसरा डिपेंडर आ जाए और उसको डिपेंड करना चाहती है, और कोई वायरस के जरिए वो अटैकर को ऐसे भेजे कि जो हमारा जो डेटा है वो भी लॉस ना हो जाए, और जो अटैकर ने जो डेटा लिया है वो भी करप्ट हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ओके, सवाल ये पूछा अलीजान ने ये सवाल पूछा कि अलीजान का ये सवाल है कि उससे पहले मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था
कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई अभी तक फायरवॉल, तो आपको दिखाना मकसद है कि आप ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये डिवाइस। तो ये सिस्को का एएसए है। ये सिस्को का, देखिए लिखा हुआ सिस्को नजर आ रहा है ना। तो ये सिस्को का एएसए है, जिसका काम क्या है कि ये बाउंड्री पे लग जाता है। बीट देखिए, अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा बेहतर नजर आ सके तो यहाँ भी नजर आना चाहिए कि ये एएसए है। ये अब आपको थोड़ा सा नजर आया था। जी, तो बेसिकली दिस इज सिस्को एएसए। नजर आ रहा है सिस्को एएसए 5510 सीरीज। तो ये फायरवॉल है। तो इसका काम क्या है इस फायरवॉल का? इसका काम ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है आपके नेटवर्क को दुनिया से। अब जो सवाल आ रहा है, एक और क्वेश्चन भी शायद है। अच्छा, ये बीमार हूं। जी, तो क्वेश्चन ये अलीजान ने किया कि जनाब इनका ये एक नेटवर्क है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, और यहाँ पे इनका एक फाइल सर्वर पड़ा है, जिसके ऊपर ये डेटाबेस सर्वर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इनका सारी कंपनी का डेटा स्टोर है। अच्छी बात है। ये कहते हैं कि बाहर से कोई भी शख्स इन होता है और हमारे इस डेटा को चोरी करता है, जिसको कहते हैं डेटा इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? डेटा इनफिल्ट्रेट करके अपने पास ले जाता है। तो ये कहते हैं, पहली बात तो इन्होंने की, क्या हम कोई ऐसा वायरस बना सकते हैं कि जो जो डेटा उसने अपने पास या कहीं भी स्टोर किया है, तो हम वो डेटा उसके लिए करप्ट कर दें। तो पहली बात तो ये कि अगर आप वायरस कह ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एक गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वायरस तो एक मालवेयर है। और क्योंकि आप ये चाहते हो कि डेटा तो उसके पास चला गया है, अब वो लाजमी तौर पे इसको डार्क वेब के ऊपर बेचेगा, तो क्यों ना मैं उसका डेटा ही करप्ट कर दूं। तो आपको पहले तो पता ही नहीं है कि उसने डेटा कहाँ स्टोर किया है, कि आप वहां उसके पीछे पीछा करेंगे। और दूसरा, आप बताइए, कितना इजी काम नहीं है। अगर ये आउटसाइड, वो आपके लिए आउटसाइड है, तो उसका ये इनसाइड है। उसके इनसाइड में इंटर होना कितना कोई आसान काम नहीं है। क्या आपको ये पता हो कि किस सर्वर पे उसने रखा है, उसके नेटवर्क की क्या आईपीज हैं, आपको क्या पता? उसमें कौन से पोर्ट खुले हैं, बंद है? तो इसका मतलब है कि आपको एक दोबारा से ये जो प्रोसेस मैंने शुरू में बताया था, ये पूरा प्रोसेस आपको उस पर करना पड़ेगा। कि आपको ये प्रोसेस, तो वो अटैकर है तो बच्चा तो नहीं है कि वो आपको, आप उसके लिए सारा ये काम, पहले तो ये काम एक दिन में होता नहीं है या एक घंटे में होता नहीं है। इट में टेक मंथ्स। तो मंथ्स में वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। आप शायद उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये मुमकिन भली बात नहीं है अलीजान, कि आप ये कहें कि जी आपको ये पता चल गया कि आपका डेटा उसने चोरी कर लिया, यानी इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, तो आप उस डेटा के पीछा करें और उस डेटा को वहां जाके करप्ट कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोई बंदा, जिसे आप कह सकते हैं कि आपका कोई बंदा जो है वो उठा के ले गई है दूसरे मुल्क की आर्मी, तो आपको खतरा है कि उससे वो कुछ उगला लेगी, कुछ पूछ लेगी, कुछ राज निकाल लेगी। तो आप उस बंदे का पीछा करके उसको मार देते हैं, ताकि ये बंदा ही मर जाए, ताकि उसके से ही कुछ ना पूछ सकें। तो यहाँ पे ये मुमकिन नहीं होता। इवन ये भी बड़ा मुश्किल है कि आपको ये पता हो कि आपका बंदा उन्होंने किस जगह पे सेव किया हुआ है। तो एनी हाउ, तो ये कोई इतना इजी और इतना टास्क नहीं है। तो हम अभी आपको मैंने कौन सा डिवाइस दिखाया? एएससी, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस दिखाया। तो सर लेडीज एंड और जेंटलमैन, अगर इस जी बोले। सर अगर ऐसा होता है कि हम उस जो डेटा होता है वो उसमें कोई ऐसा फंक्शन करे, अगर कोई लेना चाहता है तो जो डेटा उसके उसके पास जा रहा हो वो करप्ट हो जाए।
जैसे कि उस आपने कहा कि उस डेटा में कोई ऐसे वायरस हो जो वो लेना चाहती है, और जो वो डेटा वो ले जाए वो करप्ट हो जाए। ओके, तो इन्होंने अब एक और हमें सोल्यूशन बताया, अलीजान ने। अलीजान ये कहते हैं कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि जो डेटा मैंने स्टोर किया है, जो डेटा मैंने स्टोर किया है इस फाइल सर्वर पे, लेट करें ये स्टैटिक फाइल मैंने यहाँ पे स्टोर की है, तो मैं इस फाइल को कोई ऐसा काम कर दूं कि जो भी इसको लेकर जाए अपने पास, तो ये उल्टा उसको नुकसान देगी। तो फिर तो ये है कि आप इसके अंदर, जैसे कल आपने कहा था कि आप इसके अंदर वायरस रख दें, लेकिन ये वायरस जो है ये किसी का दोस्त नहीं होता। जैसे एक वक्त में हम तालिबान को गुड तालिबान कहते थे, आज वही गुड तालिबान जो हमें रगड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्द कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो अगर आप वायरस रख रहे हैं तो वायरस आपके नेटवर्क में भी फैलेगा। तो वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अपने अपने पास सेव कर सकें। दूसरी बात, लाजमी तौर पे आपने ये सर्वर में जो डेटा रखा है वो आपके अपने यूज के लिए तो है ना। तो अगर अलीजान ने अपने इस फाइल सर्वर से, अलीजान उनका मैनेजर है, तो इस फाइल को अगर वो अपने सिस्टम पे ला के कोई काम कर रहा है, तो माशाल्लाह ये वायरस उसे भी तो मिलेगा। वायरस तो नहीं देखता कि भाई मैं इस अलीजान के कंप्यूटर पे जाऊं तो कुछ ना करूं और किसी और के कंप्यूटर पे जाऊं तो मसला कर दूं। तो नहीं अलीजान, ये क्योंकि डेटा हमने इसलिए नहीं रखा हुआ, डेटा इसलिए रखा हुआ है कि दैट इज यूज्ड, कंपनी के अंदर भी यूज होगा, आपके बाहर कस्टमर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कर, आप अगर आपने ये हरकत कर दी कि उसमें कोई वायरस एम्बेड कर दिया, तो फिर आप पे आपका कोई आपके अपने लोग जो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अहमद कह रहा है कि सर उस डेटा में बॉम्ब रख दें, जब हैकर ओपन करेगा तो तबाह हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया अहमद कि आपने अपनी जो डेटा है, ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है कि आपने अपनी ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, दैट इज यूज्ड। तो आपके अपने लोग भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने बॉम्ब कहा, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे आपने उसके अंदर ट्रोजन रख दिया, जैसे कल हमने ट्रोजन हॉर्स पढ़ा था, तो रख तो सकते हो, लेकिन आप वो ट्रोजन हॉर्स अगर दुश्मन को नुकसान देगा तो माशाल्लाह अहमद को भी नुकसान देगा। जैसे मैंने भी आपको कहा कि एक वक्त में हम तालिबान को कहते थे ये नहीं, ये हमारे दोस्त हैं, ये अच्छे हैं, लेकिन आज हम उन्हीं को कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो हमें, हमारे इतने फौजी मार दिए हैं, हमारे इतनी सिक्योरिटी के मसाइल हमारे लिए पैदा कर दिए हैं। तो ये तरीका नहीं है कि आप अपने डेटा के अंदर कोई भी वायरस, कोई भी मालवेयर रख दें। तो रख तो देंगे, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं इस्तेमाल करेंगे वो भी उससे इफेक्ट होंगे। तो अगर आप चाहते हैं वो भी इफेक्ट हो तो खुशी से करें, लेकिन इसका मतलब है कि वो डेटा फिर इन अनयूजेबल हो गया। और अगर डेटा अनयूजेबल हो गया तो फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, बेहतर है उसको खत्म कर दें, क्योंकि आप उसको खुद भी डर रहे हैं कि जी ये इस्तेमाल किया तो खराब हो जाऊंगा, तो आपने फिर रखा किस लिए। इज इट क्लियर अहमद? एनिया, तो हम बात कर रहे थे फायरवॉल की। तो फायरवॉल में हमने देखा, ओके नाइस, ओके, तो अब यहां पे देखें, एक तरफ इनसाइड है और एक तरफ आउटसाइड है, एक तरफ आउटसाइड है, इंटरनेट है। तो आप देख रहे हैं कि ये फायरवॉल में हमने पॉलिसी बनाई, हमने रूल लगाया कि अगर अंदर से कोई ट्रैफिक आए, रिक्वेस्ट आए, तो वो रिक्वेस्ट इससे गुजर जाए, और वो रिक्वेस्ट आउटसाइड को मिल गई, मिसाल के तौर पे फेसबुक को मिल गई, यूट्यूब को मिल गई, किसी को भी मिल गई। अब क्योंकि रिक्वेस्ट आपकी तरफ से गई हुई है, तो उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस भी आना है। तो अगर ये हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पांस है, तो इसको भी, क्योंकि रिस्पांस के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, तो इसको आने दो।
तो इस किस्म के फायरवॉल को कहते हैं स्टेटफुल। क्या कहते हैं? स्टेटफुल। लेकिन अगर बाहर के नेटवर्क से, आउटसाइड नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट आए तो उसको रोक दो, क्योंकि लाइन तौर पर रिक्वेस्ट आएगी तो यहां से रिक्वेस्ट यहां पहुंच गई तो यहां से उसका रिस्पॉन्स चला जाएगा, और रिस्पॉन्स चला गया तो इससे मतलब कि हमारा डेटा का इन्फिल्ट्रेशन हो गई, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये है फायरवॉल का रोल, कि वो आपकी तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट है तो उसका रिस्पॉन्स को आने दे, और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको ना आने दे। वो कहते नहीं जी, इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हमारी तरफ से नहीं गई हुई, तो हम रिस्पॉन्स हम आपकी तरफ से कुछ नहीं लेना चाहते। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि ये फायरवॉल में आप ये रूल्स बना दें कि, या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना दें जो कि ये काम करे कि यहाँ पे आपकी इनसाइड में मिसाल के तौर पे 10 सर्वर लगे हुए हैं, तो इन 10 में से 2 सर्वर पे तो लोग आ सकें, मिसाल वेब पे आ सकें, ईमेल पे आ सकें, लेकिन इसके अलावा जो आपका फाइल सर्वर है, आपका डेटाबेस सर्वर है, उस तरफ कोई भी आ ना सके। तो इसका मतलब कि किसी को तो आने जब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ के लिए है तो आ जाए, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ तक है, यहाँ तक के लिए है तो आ जाए, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट इधर के लिए है तो इसका मतलब कि आप खतरनाक हैं, तो आपको रोक दिया जाए यहीं पे। ये है रोल किसका? फायरवॉल का। एक और मजेदार यूज कि आपका फायरवॉल, ये है जनाब आपका नेटवर्क, आपका नेटवर्क जिसको मैंने सर्कल कर दिया। इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने 2 ब्लॉक अलग अलग रखे हैं। एक है जो कि आपके हाईली सिक्योर नेट पार्ट है नेटवर्क का। जैसे मैंने भी कहा, मिसाल तो पे यहाँ पे आपका डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपके फाइल सर्वर पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी किसी भी आउटसाइडर को आने की इजाजत हरगिज नहीं है। कोई भी अगर आउटसाइडर इनके लिए आने की कोशिश करेगा तो उसको फायरवॉल क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। लेकिन अगर गौर करें तो क्या आप अपने वेब सर्वर से भी यही करना चाहेंगे? वेब सर्वर बनाया किस लिए? इसलिए बनाया कि लोग उसमें आए। आपने अपना ईमेल सर्वर किस लिए बनाया है? कि लोग आके उसमें अपने ईमेल स्टोर करें या रिट्रीव करें। इसका मतलब यहां से भी आप किसी को रोकना नहीं चाहते। तो इसका मतलब कि आपने अपने नेटवर्क में 2 हिस्सों में इसको तोड़ दिया, इनसाइड नेटवर्क को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक वो जो हाईली सिक्योर है, और एक वो जो कि मॉडरेटली सिक्योर है। मॉडरेटली सिक्योर है कि आप ये नहीं चाहते कि आपके ईमेल पे लोग आके फिशिंग भेजें, आप नहीं चाहते कि आपके ईमेल वेब के ऊपर आके कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करे, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि लोग इस पे आए। तो आप इस नेटवर्क जिसको आप मॉडरेटली सिक्योर मैंने कहा, इस नेटवर्क को हम कहते हैं डीएमजी। क्या कहते हैं? डीएमजी स्टैंड फॉर एम डी। डी का मतलब डी, एम का मतलब मिलिटराइज है, डी मिलिटराइज, और जेड का मतलब है जोन, डी मिलिटराइज जोन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आज सुबह आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं आपको कहूंगी जी आपने एयर हेडक्वार्टर या कोर कमांडर के घर जाना है, या कोर कमांडर के ऑफिस में जाना है, तो आपको वहां पे जाने की बिल्कुल इजाजत हरगिज नहीं है, हाईली सिक्योर। लेकिन लेकिन आपको अगर ये कहा जाए कि आप कंटोनमेंट में ये एज्यूम कर लें मॉडरेटली सिक्योर है, लेकिन उस वहां पे आपका कोई ऑफिस है, मिसाल के तौर पे वहां पे पीडीसीएल का ऑफिस है, चलिए, या कंटोनमेंट बोर्ड का ऑफिस है, तो वहां तो लोगों ने जाना है, लेकिन वो मॉडरेटली सिक्योर है। वहां जाना तो है, जैसे वेब पे लोगों ने जाना है, लेकिन साथ आप वहां पे क्लासिकोव नहीं जा सकते कि जी कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने मेरा पानी घर के सामने से नहीं उठाया, क्लासिकोव लेके उनके पीछे जा रहा हूं, नहीं। तो इस किस्म का, इसका मतलब को हम क्या कहते हैं? डीमिलिटराइज, यानी वहां मिलिटराइज नहीं है, मिलिट्री नहीं है, वो डीमिलिटराइज्ड है। और इसका मतलब ये यहाँ पे टफ सिक्योरिटी नहीं है,
तो आप देख रहे हैं कि अगेन आपका फायरवॉल वही काम कर रहा है कि अगर आउटसाइड से कोई रिक्वेस्ट डीमिलिटाराइज जोन के लिए है तो उसको जाने देता है, लेकिन वही आउटसाइड वाला कोई आपके इनसाइड के लिए भेजता है तो नहीं। इस तरह आपका इनसाइड वाला कोई यहां से मिसाल के तौर पर वो आपके वेब को देखना, अपने वेब को देखना चाहे तो यस, लेकिन अगर कोई बाहर से यहाँ पे आने की कोशिश करे तो हरगिज नहीं। तो ये वो कह रहा है कि फायरवॉल कुड allow outside user controlled access, देखिए controlled access, the word has been used, controlled, यानी कि अगर इधर जाना है तो चले जाओ, और अगर इधर जाने की कोशिश करो तो बिल्कुल नहीं। तो कहता है फायरवॉल कुड allow outside user controlled access to specific services. For example, servers accessible from outside users are usually located in a specialized network, in a special network, which is called demilitarized zone. So demilitarized zone enables a network administrator to apply specific policies to host connected to data. तो ये नहीं है कि demilitarized zone में भी जो आपके डिवाइसेस हैं जो कि मॉडर्न वो भी सिक्योरिटी मांगते हैं, इसका मतलब उन पे भी आपने अप्लाई करनी है स्पेसिफिक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी। वहां भी कोई ये नहीं है कि जो मर्जी करते जाओ। ओके जी। फिर इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फायरवॉल्स हैं। अगर हम बात करेंगे लेयर 2 फायरवॉल या लेयर 3 फायरवॉल्स की, तो आपको पता है कि लेयर 2 फायरवॉल विल वर्क ऑन द मैक एड्रेसेस एंड लेयर 3 मैक डिवाइस विल वर्क ऑन द आईपी एड्रेसेस। अगर आपने एक ऐसी फायरवॉल बनाई जो कि मिसाल के तौर पे आईपी के बेस पे डिसाइड करती है कि किसको आना है और किसको नहीं आना, तो ऐसे को हम कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल प्रिवेंट्स आर अलाउ, यानी कि अलाउ, डिनाई, प्रिवेंट का मतलब डिनाई, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसका काम फायरवॉल का क्या है, डिनाई करना या अलाउ करना। किस बेस पे अब ये डिसीजन हो रहा है, इधर बेस्ड, अगर आईपी के बेस पे हो रहा है तो हम कहेंगे ये लेयर 3 फायरवॉल का काम कर रही है, और अगर मैक एड्रेस की बेस पे हो रहा है तो हम कहेंगे लेयर 2 की बेस पे हो रहा है। क्लियर? इवन यही काम हम इसमें भी करते हैं। अगर कभी आपने गौर किया हो तो हम इस राउटर पे भी जाते हैं तो इसमें भी एक फीचर है जिसको हम, जिन यूजर को हम मैक अगर हम इंटर कर दें और उसको अलाउ कर दें तो सिर्फ वो ही हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो सकेंगे, और अगर हम उनके डाल के उनको डिनाई कर दें तो ये यूजर कभी भी हमारे नेटवर्क में इंटर, तो इसका मतलब है कि दिस इज ए पैकेट फिल्टरिंग और फ्रेम फिल्टरिंग। अगर लेयर 2 पे हो रहा है तो बेटर वर्ड विल बी फ्रेम फिल्टरिंग, और अगर लेयर आईपी के बेस पे हो रहा है तो बेटर वर्ड विल बी पैकेट फिल्टर। क्लियर? उसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम लेयर 5 की बेस पे डिनाई और अलाउ करें, अब देखिए ये फायदा है आपके आई10 कोर्स पढ़ने का कि आपको पता है कि लेयर 5 का क्या मतलब होता है, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका मतलब यह है कि आप खास एप्लीकेशन तक तो जाने की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन आपको पता है एक वेल नोन पोर्ट या पोर्ट के साथ रिकॉग्नाइज होती है। ऐसा ही है ना, मिसाल के तौर पे वेब है तो पोर्ट 80, अगर एसएसएच है तो पोर्ट 22, अगर टेलनेट है तो पोर्ट 23, ईमेल है तो पोर्ट नंबर 25। तो देखेंगे इसका मतलब है कि अगर आपने 25 नंबर पोर्ट को ब्लॉक कर दिया या यहाँ पे उसकी उसकी आने की इजाजत बंद कर दी, तो इसका मतलब है कि वो रुक गया। इसका मतलब है कि आपने उसको इस पोर्ट नंबर की बेस पे यानी एप्लीकेशन की बेस पे क्या कर दिया है, फिल्टर कर दिया है। तो कहते हैं प्रिवेंट्स और अलाउ एक्सेस टू द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और स्पेसिफिक एप्लीकेशन को किस चीज से आप पकड़ेंगे, विद द नंबर, पोर्ट नंबर। क्लियर हो गया? उसके बाद ये फीचर जैसे मैंने कहा कि आपके इन फायरवॉल्स में भी है,
जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाई। और इसके अलावा ये फीचर आपके इन एक्सेस रूटर्स में भी है। यहां पर भी आप आपने यूआरएल्स को फिल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपके घर से लोग यूट्यूब बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जी www.youtube.com पे ना जा सके आपके घर वाले, तो आप उसके ये यूआरएल प्रोवाइड कर दें और उसको ब्लॉक कर दें, तो कोई भी आपके घर वाला इस साइट पे नहीं जा सकेगा। किसका हल? यूआरएल का। वो आपके, अगर आपने अपने घर पे किया है, ठीक कह रहे हैं। आपने क्वेश्चन ये किया कि अगर हम वीपीएन इंस्टॉल कर दें, और ये पाकिस्तानी बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते रहे, जैसे अभी से कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में ट्विटर जो है, जिसको एक्स भी कहते हो, वो ब्लॉक है। तो गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है कि हमने ट्विटर ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं और जो मालिक हैं, वो खुद हर रोज ट्वीट कर रहे होते हैं। तो जब तुम यूज करोगे तो फिर हमें कैसे कह सकते हो कि ये बात इस्तेमाल करो, ये खराब चीज है? एनी वो तो करते क्या है हम इस केस में, कि हम वीपीएन को, जैसे ये वीपीएन आपको मैं दिखा दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी ये जी। मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू दिस, तो जो ही मैं इसको, ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप कुछ देर में देखेंगे कि ये हमें कनेक्ट करने की शायद इजाजत दे दे। ये देखें, तो ये देखें, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं किसके साथ कनेक्ट होने जा रहा हूं। फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, नीदरलैंड के साथ, यूएस के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ। तो कहने का मकसद है, और कुछ प्रीमियम भी हैं, जैसे बहरीन है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, बोस्निया है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये क्या कर लिया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे ये कर लिया जाता है, जैसे आपने कहा, जी, तो यहाँ पे ये क्या कर लिया जाता है कि आप अपने पीसी को बता रहे होते हैं कि कनेक्ट हो जाओ इस वीपीएन के साथ, जो मिसाल के तौर पे फ्रांस में है। तो बेसिकली आप ये कर रहे होते हैं कि आप अपने पैकेट पे दो हेडर लगाते हैं। पहला हेडर इस वीपीएन का होता है, क्योंकि लेयर 3 के हेडर में क्या होता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये होता है ना। तो आप यहाँ पे सोर्स आईपी में तो अपना लगा देंगे, और डेस्टिनेशन में इस वीपीएन का लगा दिया, और दूसरा लगाते हैं सोर्स में अपना आईपी और डेस्टिनेशन में यूट्यूब का। अब जब ये हमारे पीटीसीएल के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पैकेट पहुंचता है, तो वो तो लाजमी तौर पर पहला हेडर देखेगा। तो उसको पता चलता है कि सोर्स तो ये पीसी है, कोई मसला नहीं, लेकिन डेस्टिनेशन तो फ्रांस है। तो जब ये पैकेट फ्रांस पहुंच जाता है, तो वो इसका ये हेडर रिमूव करेगा। हेडर रिमूव करता है तो दूसरा हेडर होता है, जहां पे लिखा होता है कि सोर्स तो ये है, लेकिन डेस्टिनेशन तो ये खुद ये फ्रांस नहीं है, ये आपका डेस्टिनेशन तो अमेरिका में यूट्यूब है, यूट्यूब है। तो वो इस पैकेट को इसकी तरफ भेज देता है। जब ये पैकेट यहाँ पे पहुंच जाता है, प्रोसेस होकर जवाब लाजमी तौर पे यूट्यूब को तो ये पता चलता है कि जवाब किसको देना है, फ्रांस को देना है। तो ये जवाब वो वापस फ्रांस को देंगे। फ्रांस कहता है ये मेरे लिए तो नहीं था, वो वापस इसको इसी टैग में लगाकर कि सोर्स में अपना लगाता है, सोर्स में अपना लगाता है, और डेस्टिनेशन में इस पीसी का लगा देता है और वापस भेज देता है। तो पीटीसीएल को फिर पता चलता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चलता है कि सोर्स इसका ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी फ्रांस है। तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि ये पैकेट यूट्यूब से आया है। तो आपने ठीक कहा कि इस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप समझते हैं कि आपका यूजर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या आप वीपीएन पे वो लगा देते हैं कि वीपीएन बनाने की इजाजत नहीं है, तो अगर वीपीएन की इजाजत नहीं है तो फिर वीपीएन नहीं कर सकेगा, और आपका ये जो मैंने आपको बताया कि यूएल फिल्टरिंग आप कर सकते हो, वो हो जाएगी। इसके बाद अगला क्या है जी, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन। स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन, स्टेटफुल का मतलब ये होता है, आपको मैं बार बार बताता रहा हूं, एक होता है स्टेटलेस और एक होता है इसके मुखालिफ स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम की स्टेट्स को अपने पास सेव करे, यानी उसको स्टेट्स का पता हो, और अगर को पता ना हो तो उसको कहते हैं ये स्टेटलेस है। तो स्टेटफुल का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर आपने तवज्जो दी हो, तो मैंने कहा था कि जब ये इनसाइडर अपना कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो ये फायरवॉल अपने पास इसका स्टेट को सेव कर लेती है कि इनसाइड इनसाइड का एड्रेस मिसाल तौर पे एक्स है और आउटसाइड का एड्रेस मिसाल तौर पे वाई है, तो ये अपने पास एक स्टेट में रख लेती है कि एक्स ने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है जो मेरा इनसाइड है आउटसाइड वाई के लिए। अब जब जवाब वाई से वापस आता है तो ये अपनी स्टेट को चेक करता है, क्या वाई के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजी गई थी, तो आपका सिस्टम कहता है हाँ जी वाई के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी, तो कहता है अच्छा इसके लिए रिक्वेस्ट अगर गई है इसका मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है, ये मेरे इनसाइड वालों का कि जो रिक्वेस्ट गई थी उसका रिस्पॉन्स है, वो उसको जाने देती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कहते एक वाई ने या जेड ने एक पैकेट भेजा, इसने फिर अपनी स्टेट देखी, क्या जेड के लिए कोई रिक्वेस्ट अंदर से गई थी, नहीं जी अंदर से कोई रिक्वेस्ट जेड के लिए नहीं गई, इसका मतलब फिर इसकी पैकेट को यहाँ पे रोक दिया जाए। तो इस किस्म के फायरवॉल को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के फायरवॉल को हम कहते हैं स्टेटफुल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनकमिंग पैकेट मस्ट बी लेजिटिमेट रिस्पॉन्स, यानी देखें यहां पर भी वही कह रहा है कि जो रिस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, इसलिए मैंने दो कलर इस्तेमाल किए ताकि आपको नजर आए कि दो अलग आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लेजिटिमेट रिस्पॉन्स कौन सा है, जिसकी रिक्वेस्ट गई हो, और कौन सा रिस्पॉन्स लेजिटिमेट नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट तो की नहीं है। लेकिन ये कब पता होगा कि लेजिटिमेट है कि नहीं है, कि आपकी जो फायरवॉल है वो क्या हो, स्टेटफुल हो। टू रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनल होस्ट अनसोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड मीन जिसकी रिक्वेस्ट ना की गई हो, तो अगर अनसोलिसिटेड है तो उसको परमिट परमिट नहीं करना। अनसोलिसिटेड पैकेट और ब्लॉक्ड, अनलेट परमिटेड, या तो उसकी कोई स्पेशल परमिशन हो कि नहीं जी इसको जाने देना है तो ठीक, लेकिन अगर पर नहीं है तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो कहते हैं एसपीआई कैन आल्सो इंक्लूड द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड फिल्टर। तो बेसिक काम क्या है हमारी फायरवॉल का, फिल्टरिंग आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ अटैक सच एज, हर किस्म के अटैक, इसने जैसे एग्जांपल दिया डिनायल ऑफ सर्विस। इसके बाद आखिरी टॉपिक है तो एक एक स्लाइड, लेकिन इसमें पूरा पूरे कोर्स ऑफर होते हैं, इसको कहते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी से मुराद है कि आप सबसे ज्यादा जो डिवाइसेस दुनिया में हैं वो आपको पता है कि वो कौन सी हैं, वो एंड डिवाइसेस हैं। जैसे आपके लैपटॉप्स, जैसे आपके टैबलेट, जैसे आपके मोबाइल्स, और सबसे कमजोर सिक्योरिटी इन्हीं की होती है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इनको को प्रोटेक्ट करने के, एंड डिवाइसेस की प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको एंटीवायरस चाहिए, एंटी वायरस चाहिए, आपको फायरवॉल चाहिए, लेकिन लाजमी तौर पे ये चीजें फ्री तो कोई नहीं देगा, और पैसों पे लेने एंड डिवाइस वाला इतना मालदार है नहीं कि वो, और दूसरी तरफ ज्यादातर एंड डिवाइस के यूजर जो है वो आपकी तरह कंप्यूटर साइंस के या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं है, वो एंड डिवाइस के जो मालिकान हैं वो
इतने पढ़े लिखे नहीं है। वो तो मिसाल के तौर पे चले हम कह रहे हैं पढ़ा लिखा तो है, डॉक्टर भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका वो उसको नेटवर्क की, कंप्यूटर्स की, सिक्योरिटी की नो हाउ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मसला आ जाता है कि जब इस किस्म के कंप्यूटर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल है तो उसका नेटवर्क है, तो है तो बड़ा सिक्योर होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब अपना लैपटॉप रोजाना लाते हैं और उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है। नर्स साहिबा अपना लेकर आती है, उसकी सिक्योरिटी भी बिल्कुल, उनको तो पता ही नहीं है कि इसकी सिक्योरिटी भी कुछ चीज होती है। उसको तो पता ही नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे पायरेटेड हैं। उसको तो पता है कि बस कार काम कर रहा है, इट्स गुड। तो यहाँ पे ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फायरवॉल्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीवायरसेस मेक दिस कंप्यूटर compromised, vulnerable to attack, vulnerable to attack। तो अगर इस डॉक्टर साहब के कंप्यूटर को आप बाहर से कंप्रोमाइज कर दें, इस डॉक्टर साहब के कंप्यूटर को आप कंप्रोमाइज कर दें, तो यहाँ पे जो भी उनके सेंसिटिव डेटा पड़े हुए हैं, सेंसिटिव आइटम्स पड़े हैं, लाइन तो डॉक्टर साहब को तो इजाजत है इन तक जाने की, इजाजत है ना डॉक्टर साहब को, तो उनको तो नहीं रोक सकते, वो तो सर्जन साहब हैं। लेकिन पीछे से आपने इस कंप्यूटर को, रेड कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, तो आप यहां से बैठ के, इसका मतलब है कि इन सर्वर्स की को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस एंड पॉइंट की सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंट की सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारा इस पे इंफोसिस सबसे कम है। तो यही वो कह रहा है कि द एंड पॉइंट्स which is individual computer system or devices that acts as a network client। कॉमन एंड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह। लेकिन इनकी सिक्योरिटी इज ए चैलेंजिंग जॉब। क्यों चैलेंजिंग जॉब? क्योंकि ये कंप्यूटर हमारे कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में भी ले जाते हैं, डॉक्टर साहब के बच्चे उस पर गेमें भी खेलते हैं। तो जब बच्चे उसके गेमें खेलते हैं तो वो बाज़ औक़ात ऐसे साइटों पे भी जाते हैं जहाँ पे वायरसेस हैं, मालवेयर हैं, वो सारे उन्होंने अपने इस कंप्यूटर पे माशाल्लाह जमा किए हुए हैं, और वो लाके उनको हम नहीं कह सकते कि जी नहीं आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस किस्म के लोगों को वो ट्रेन करें ऑन प्रॉपर यूज ऑफ द नेटवर्क। पॉलिसीज स्टैब्लिश करें कि किस तरह, क्योंकि आज हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आज का जमाना है ब्रिंग यूअर ओन डिवाइसेस, BYOD। तो हम उनको ये नहीं, डॉक्टर साहब को, नर्स साहिबा को नहीं कह सकते अपना डिवाइस मत लाओ, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी, उनको ट्रेन करना होगा कि नहीं जी, यू मस्ट हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यू मस्ट हैव इंट्रूजन प्रिवेंशन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जनाब इसके बाद हम आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, 15 चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट द डिवाइसेस सिक्योरिटी। डिवाइसेस सिक्योरिटी, that is also called hardening, hardening the network, hardening the devices। क्योंकि नेटवर्क किन चीजों से मिलकर बनता है? डिवाइसेस से। अगर डिवाइसेस कमजोर हैं तो नेटवर्क कमजोर है। अगर आपने अपने डिवाइसेस को हार्डन नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब है नेटवर्क का कमजोर है, फिर आप गिला नहीं कर सकते। तो यही बातें यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहले हमें यह बता रहा है कि जी एक फीचर है सिस्को में, ऑटो सिक्योर। ऑटो, अल्दो के मैंने पहले, इससे पहले ये बताता चलूं कि अगर आपका ये ख्याल है कि आपने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा, कोई भी डिवाइस खरीदा और वो पहले से सिक्योर है, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने गुलाजी प्लाजा में जाके एक डिवाइस खरीदा और ला के अपने नेटवर्क में लगा दिया और आप समझ रहे हैं कि मेरा ये डिवाइस, मेरा ये इक्विपमेंट
सेफ है, मैं ये स्विफ्ट लेकर आया हूं, मैं ये राउटर लेकर आया हूं, इवन मैं फायरवॉल लेकर आया हूं जो दूसरों को सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन अगर इसको भी मैंने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं कर रही, फजूल में पैसे जाया हुए। तो इसका मतलब है कि although कि आप, इसलिए मैंने ये बता रहा हूं कि ये एक फीचर। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे। ओके, राइट। ओके, तो हम बात ही कर रहे थे कि हम ये ज्यूम नहीं कर सकते कि हमने कोई भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट लिया और वो पहले से सिक्योर है। इसका मतलब है कि वो हमारी कंपनी की, और फिर सिक्योरिटी डिपेंड अपॉन द पॉलिसी, सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी। तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, हर इंडस्ट्री की अपनी पॉलिसी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी जो पॉलिसी जो है वो, मिसाल तो मैं आर्मी की है, वही पॉलिसी पुलिस की है, वही पॉलिसी जो है वो हॉस्पिटल की है, वही पॉलिसी जो है वो बैंकिंग के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। नहीं, हर एक की अपनी अपनी पॉलिसी है। इसलिए आपको ख्याल करना होगा कि आपने कैसी पॉलिसी रखनी है। तो इसमें एक फीचर है सिस्को का जिसको कहते हैं ऑटो सिक्योर। ऑटो सिक्योर, तो अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें, जो कि iOS में इंप्लीमेंटेड है, तो ये आपसे क्वेश्चन आंसर करके आपके सिस्टम को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये, क्योंकि लाजमी तौर पे ये एक ऑटो फीचर है, तो ये आपसे ऑटो फीचर्स को सिक्योर करवाएगा। तो ये मतलब नहीं कि सारी चीजें आपकी पॉलिसी के मुताबिक हो गई। अगेन, ऑटो सिक्योर के बाद भी आपने देखना होगा कि कौन सी पॉलिसीज आपकी इंप्लीमेंट हो जाती हैं ऑटो से, और कौन सी नहीं हुई, और जो नहीं हुई उनको आप खुद इंप्लीमेंट करें। तो यही वो कह रहा है, द सिक्योरिटी सेटिंग्स आर सेट टू डिफॉल्ट। ये ऑटो सिक्योर से आपको क्या मिल जाएगा? डिफॉल्ट वैल्यूज when the new operating system is installed on the device. In most cases, this level of security is inadequate. Default is not for you. For Cisco routers, the Cisco Auto Secure feature can be used to assist securing the system. तो अगर मिसाल के तौर पे आप एक अदद राउटर यहां पे देख लें, और हम कोई पुराना फाइल उठा लें और किसी भी एक राउटर को हम देख लें, CLI पे चले जाएं और इनेबल करनी और कॉन्फ़िगर टर्मिनल करनी और ऑटो सिक्योर ऑटो सिक्योर सिक्योर फीचर था उसे, जी, ऑटो सिक्योर, ऑटो ऑटो सिक्योर सिक्योर, जी, ये ऑटो सिक्योर देखिए। तो कहता है, अब वो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करेगा। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इज द राउटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इसका मतलब क्या, ये बॉर्डर रूटर है तो उसकी सिक्योरिटी अलग होगी। अगर कोई राउटर आपके नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है, इंटरनल राउटर है, तो उसकी सिक्योरिटी अलग होगी। तो आप कहते हैं नहीं जी, ये मेरा इंटरनल राउटर है। कहते हैं अच्छा। कहता है इंटर द सिक्योरिटी बैनर। सबसे पहला काम क्या करो, बैनर लगाओ। बैनर बताया था ना, मैसेज ऑफ द डे, MOTD बैनर। तो ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि जी अगर आपने बैनर नहीं लगाया
तो पुट द बैनर बिटवीन के एंड के। हम जब बैनर लगाते थे तो दो कैरेक्टर हम अपनी मर्जी के लेते थे। यहाँ वो कहता नहीं, अपनी मर्जी नहीं, के और के दरमियान में अपने वर्ड लिखो। तो मिसाल के तौर पे आप पहला वर्ड लिखें के, और फिर लिखें अनऑथोराइज्ड, अनएथोराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड। देखिए, चाहे आपका सिस्टम इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो कहता है के और के दरमियान में अपना बैनर लगा दो। देखिए, भी सिक्योरिटी का फीचर है कि कल अगर आप उसको किसी भी कोर्ट में लेकर जाएं कि जी इस बंदे ने अनऑथोराइजली मेरे सिस्टम को एक्सेस किया है, तो कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो मासूम हूँ। तो मासूम साहब को कहा जाएगा तुमने नहीं पढ़ा, तुमने मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर पे, मेरे राउटर पे एक डिक्शनरी अटैक कर दिया और तुम कहते हो मैं मासूम हूँ, तुम्हें नहीं पता कि लिखा होता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नॉट अलाउड। तो आप दिखाएंगे, देखेंगे मेरे राउटर पे ये लगा हुआ था, बार बार इसको नजर आता था और ये उसको फिर भी कर रहा था। इसका मतलब ये मासूम नहीं है, ये आदतन हैबिचुअल है, अटैकर है, ब्लैक हैट है। तो देखिए जी, हमने इसको ओके कह दिया। अब कहते हैं क्या तुमने कोई इनेबल सीक्रेट लगाया हुआ है? अगर आपने इनेबल सीक्रेट ही नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब आप प्रिविलेज मोड में उसको जाने दे रहे हैं। ये तो आपने खुद ही अपने ताले खोल के रखे हुए हैं और सोए हुए हैं आराम से। रात को आप अपने गेट वेट खोल दें सारे और कहें जी कि मेरा घर सिक्योर है, ये तो उसी तरह की बात हुई। तो कहता है कि इंटर दी न्यू एनेबल सीक्रेट। तो हमने कहा मिसाल के तौर पे एहसान, फिर कहता है कंफर्म करो कि कहीं गलती ना हो जाए। हमने कहा नहीं जी, चले हम इसको कहते हैं सिस्को, क्योंकि हमेशा मैं सिस्को रखता हूँ। तो कहता है कि इंटर द न्यू पासवर्ड डजंट मैच, तो दोबारा सिस्को कह देता हूँ। तो देखिए जी, कंफर्म। जी, अब कहता है कि जी आप एक लोकल यूजर बनाएंगे। तो इस तरह आप इसके साथ क्वेश्चन आंसरिंग करके आप अपनी सिस्टम के मुताबिक क्या हासिल कर सकते हैं, ऑटो सिक्योर हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप अपने घर पे इसको ऑटो सिक्योर की कमांड देके वन बाय वन इन चीजों को, मैंने भी आपके सामने कहा, उसने दो चीजें करवाई मुझसे, बल्कि तीन चीजें। क्या? पहला उसने कहा कि इस पे बैनर लगाओ, मैंने लगा दिया। फिर उसने कहा कि इसके ऊपर एनेबल पे पासवर्ड लगाओ, वो भी सिक्योर। फिर तीसरी चीज उसने कही कि यूजर बनाओ, कि अगर बाहर से तुम आओगे तो तुम्हें एक यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, तो एक लोकल यूजर डेटाबेस में बनाओ। तो इस तरह के और फीचर भी वो आपको पूछेगा और आप वन बाय वन उनको फिक्स करते जाओ। फिर क्या फरमाता है डिवाइस सिक्योरिटी? तो इससे हम क्या कर रहे, अभी हम कर क्या रहे थे? डिवाइस को, अपने राउटर को सिक्योर कर रहे थे, अपने राउटर को इस ऑटो सिक्योर से सिक्योर कर रहे थे। फिर कहता है कि इन एडिशन, यानी इस फीचर के अलावा भी आपको क्या करना चाहिए? कहता है कि जी अब, क्योंकि आप जब भी कोई डिवाइस खरीदते हैं तो मोस्टली उसके डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसकी एग्जांपल, और मैं यहाँ पे कहूँ डिफॉल्ट, ओके, तो मैं यहाँ पे कहूँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ सिस्को राउटर्स ऑफ लिंक्स इज राउटर। तो देखिए ये हमें नजर आ जाएंगे लिंक्स के राउटर के डिफॉल्ट, ये देख लें कि भाई इसका लॉगिन क्या है। पहली चीज तो ये पता चली कि उसका आईपी में नजर आ गई कि आईपी इसका क्या है, 192.168.1.1। तो इसके यूजर नेम लॉग क्या, इसका पासवर्ड वो क्या है, लॉगिन पे आप क्या दोगे, एडमिन, ऐसा ही है ना?
तो कहने का मेरा मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन के हर मोस्टली डिवाइसेस के डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं। आप उनको, क्योंकि वो सबको पता है, इंटरनेट पे सिर्फ लिखने की देर है कि इस मॉडल का यूजर नेम और पासवर्ड बताओ, यूं पता चल जाएगा। तो आप उसको क्या कर दें, सबसे पहले चेंज कर दें। फिर क्या है, एक्सेस टू द सिस्टम, access to the system resources should be restricted to only the individual that are authorized। यानी कि अगर ये राउटर है तो इस राउटर में मिसाल के तौर पे एडमिन साहब ने काम करना है, और एडमिन के अलावा नंबर 2 इस पे जो डिप्टी एडमिन है उसने काम करना है। इसके अलावा किसी को भी इजाजत नहीं है। और अगर इजाजत भी है तो हर एक की अपनी अपनी प्रिविलेजेस होंगी। कोई सिर्फ शो कर सकेगा, कोई उसको कॉन्फ़िगर कर सकेगा। तो उसके मुताबिक, अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में एक क्लर्क है और एक आपके चेयरमैन है डिपार्टमेंट का, दोनों की ताकत बराबर है? नहीं। तो आप जो दोनों को उनकी हैसियत के मुताबिक पावर देनी है। इसी तरह क्या कहता है, अननेसेसरी सर्विसेज अगर हैं तो उनको ब्लॉक कर दें। यानी ऐसी सर्विसेज जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको खत्म कर दें, हटा दें। क्योंकि अननेसेसरी सर्विसेज को मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर देखता ही नहीं है। मिसाल तौर पे आपका सर्वर जो है वो वेब सर्वर है और उस पे आपने एसएसएच, वेब सर्वर तो गुड हो गया, लेकिन एक अनयूज अननेसेसरी सर्विस उस पे एसएसएच है। लाजमी तौर पे आपको तो पता भी नहीं किस पे एसएसएच छोड़ी खुली है, या आपसे पहले एडमिन ने छोड़ी थी, आपको तो पता भी नहीं है। तो आपका जो अटैकर है वो इसको इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे नुकसान दे देगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अननेसेसरी सर्विसेज को और एप्लीकेशन को डिसेबल कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। छोटे नेटवर्क्स में तो, छोटे डिवाइसेस में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़े नेटवर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आज से चंद साल पहले हमने जलोजई में एक नया कैंपस यूटी ने खोला, बहुत बड़ा कैंपस है। अब लाजमी तौर पे ऐसे कामों में ये होता है कि कई काम पैरेलल में हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग भी बन रही है। अब आप ये नहीं कर सकते बिल्डिंग बन जाए तो फिर फर्नीचर खरीदूंगा, फर्नीचर खरीद लूं तो फिर हार्डवेयर, इसके लिए बिजलियों का सामान खरीदूंगा, फिर बिजलियों के सामान खरीद लूं तो फिर इसके लिए कंप्यूटर और नेटवर्क का इक्विपमेंट खरीदूंगा। नहीं, इससे तो बड़ा डिले आ जाएगा। मैंने बिल्डिंग बन गई तो 6 महीने का आप टेंडर करेंगे कि जी हमें इसके लिए फर्नीचर चाहिए, तो 6 महीने बिल्डिंग खाली पड़ी रहेगी। 6 महीने के बाद फिर फर्नीचर आ जाएगा तो फिर हम टेंडर करेंगे, 6 महीने इंतजार करेंगे कि बिजली का सामान आएगा। बिजली का सामान आने के बाद हम 6 महीने और इंतजार करेंगे कि जनाब हम हमें नेटवर्क इक्विपमेंट चाहिए। नेटवर्क इक्विपमेंट के 6 महीने के बाद हम करेंगे जी अब सब कुछ आ गया तो हम एम्प्लॉयज को हायर करेंगे। नहीं, कई काम पैरेलल में होते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग अभी शुरू है तो आपने कंप्यूटर वालों को ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया, ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, इक्विपमेंट भी आ गया। अब आप क्या करोगे उस इक्विपमेंट को? अभी तो इसकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो बिजली नहीं इस्तेमाल लगी, तो आप उसको अपने स्टोर में, वेयर हाउस में स्टोर कर दोगे। अब वो 6 महीने वहां पे पड़े हुए हैं। अब 6 महीने के बाद अगर कोई अनपढ़ बंदा है वो लाएगा और हर टेबल पे रख के कहेगा बिस्मिल्लाह के जी स्टार्ट शो। नहीं, वो आप उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आपने देखा कि मेरे सिस्टम को जब मैंने कहा कि मुझे अपडेट्स बताओ तो उसने कहा, अपडेट्स के लिए मैंने जब कहा तो मैंने आपको दिखाया कि उसने कहा मैंने आज सुबह ही चेक किया है। ये देख रहे हैं, कहता है मैंने आज सुबह तकरीबन 9 बजे चेक किया है। तो अगर ये 6 महीने पुराना है तो इसका मतलब इसके तमाम अपडेट जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि अटैक्स को रोक सकें। तो लगाने से पहले हो सकता है कि आपने जब लगाया था तो विंडो 10 था, वो जो कि कह रहा है कि जी अक्टूबर 2025 में मैं अपनी सपोर्ट खत्म कर दूंगा। आपने इक्विपमेंट ला के तो 2026 में लाके लगाया, तो उसमें तो आप विंडो 10 जो है लगी हुई है। अनपढ़ के लिए तो इट्स नाइस, लेकिन आप जैसे बंदा कहेगा जी इसकी और एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएंगी, तो दैट विल बी एन इशू। ठीक है ना? तो यही वो कह रहा है कि इन सारी बातों का ख्याल रखो। फिर पासवर्ड के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको
खूब आपकी ट्रेनिंग कर रहा है कि जी आपने पासवर्ड ASDF 1234 नहीं। आपने देखा होगा आजकल की साइट्स पे भी जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। इवन अगर आप जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब आप नेट अकाउंट पे बनाते हो अब अपना यूजर नेम पासवर्ड, तो अब वो आपको वो बताता है कि जनाब 12 कैरेक्टर से ज्यादा हो, 12 या 12 के से ज्यादा हो। फिर वो आपको कहता है कि इसमें स्मॉल लेटर्स भी हो, इसमें लार्ज कैपिटल लेटर्स भी हो, इसमें नंबर्स भी हो, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। क्यों ये सब कुछ कर रहा है? ताकि आपका पासवर्ड जो है वो हार्ड हो। हार्ड पासवर्ड्स आर डिफिकल्ट टू क्रैक। हार्ड पासवर्ड्स आर डिफिकल्ट टू क्रैक। डिफिकल्ट टू क्रैक। तो उसका मतलब कहता है कि जनाब आपका प्रेफरेबली 10 करेक्टर और मोर करेक्टर का हो, उसमें लोअर लेटर केस लेटर्स भी हो, अपर केस भी हो, नंबर्स भी हो, सिंबल्स भी हो, स्पेसेस भी हो, अगर अलाउड है। पैराफ्रेज में अलाउड होता है, पैराफ्रेज में स्पेसेस भी अलाउड होती है। और पैराफ्रेज में और पासवर्ड में एक अच्छी बात पैराफ्रेज में ये है कि पासवर्ड आप अपने नॉर्मल वर्ड नहीं रख सकते, रखना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर मसूद शाह अपना पासवर्ड रख दे तो बड़े आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर आप अपना कोई ऐसा जुमला लिख दें तो जी माई पेट एनिमल इज फॉर एग्जाम्पल जॉनी, कैटी, वट एवर, तो अब ये जुमला जुमला है, इसमें स्पेसेस हैं। या माई कैट नेम इज, कैट्स नेम इज, तो कैट और आपने पॉजिटिव एस, दैट बिकम, इसको कहते हैं पैराफ्रेज, दे बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक। फिर कहता है कि जनाब आप ये चीज भी ख्याल रखें कि रिपीटेटिव वर्ड पासवर्ड ना दें। मिसाल तो आपने पहली दफा मसूद रखा, दूसरी दफा शाह रखा, तीसरी दफा फिर मसूद रख दिया, नहीं। बल्कि आप अपने सिस्टम में ऐसी फीचर रखें कि अगर पिछले 3 या 4 पासवर्ड में से कोई अगर दे मसूद शाह, तो सिस्टम कहे नहीं ये पहले से इस्तेमाल शुदा है। क्योंकि हो सकता है किसी अगर मसूद शाह ने अपने किसी दोस्त को पासवर्ड दिखाया हो कि इस्तेमाल कर लो, और बाद में चेंज कर दिया, और फिर चेंज किया तो दोबारा वही पासवर्ड कर दिया, तो दोस्त को तो पता चल गया, पहले से पता था। तो इसलिए रिपीटेटिव वर्ड नहीं यूज करने, कॉमन डिक्शनरी वर्ड नहीं यूज करने, कोई नंबर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस्तेमाल नहीं करना, 2 4 6 8 10 और 12 इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि अपने वर्ड को जानबूझ के डिलिबरेटली मिसस्पेल कर दें। जैसे मिसाल तौर पे स्मिथ है तो SMITH है, आप SMI को Y कर दें, या Y को कैपिटल Y कर दें, S को 5 कर दें। तो खुद जहां सिक्योरिटी है तो S को 5 कर दिया, I को 1 कर दिया। तो ऐसे चेंजेस मिस स्पेलिंग की करें जो कि आपके लिए तो आसान हो लेकिन दूसरों के लिए अजाब हो। फिर नंबर 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें। बल्कि मुझे याद है जब मैं बाहर था तो हमारी जिस यूनिवर्सिटी के साथ था, तो अगर आप एक खास वक्त तक पासवर्ड नहीं अपना चेंज करते थे, वो आपको मेल करते थे कि जी पासवर्ड को मिसाल के तौर पे 90 डेज होने वाले हैं, चेंज कर लो। अगर आपने उसको इग्नोर किया, 98 डेज पे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था, और फिर वो कहते थे जी अब आके हमारे पास चेंज कर लो। क्योंकि अब तो आप लॉग इन ही नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ईमेल बंद हो गया है। तो इसलिए जरूरी था। डू नॉट राइट पासवर्ड। आप अपने पासवर्ड को, जो कम तालीमी याफ्ता लोग होते हैं वो नॉर्मली अपने पासवर्ड को अपनी टेबल पे, अपने रजिस्टर में, बाद में तो दीवार पे लिखा होता है कि जी भूल ना जाए। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बाद लोग अपने मॉनिटर्स में लिख देते हैं बदलता ना बगोरा बदलता इंटरकम। तो आपने तो खुद ही अपने लिए वो कर दिया, तो डोंट डू दिस। क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं? एक बात तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब आपने पासवर्ड्स के ऊपर
ये कमांड अपने सिस्टम पे चलानी है। इससे क्या हो जाता है, तमाम पासवर्ड आपके इनक्रिप्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी पासवर्ड हैं वो पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गए आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी। तो अब कोई भी एडमिन इनको देख नहीं सकता। नंबर 2 बात, सिक्योरिटी पासवर्ड की मिनिमम लेंथ रख दें। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने कहा था कि आपने 10 रख दिया, तो अब अगर आप बस उषा ने अपना MASOOD से, सिस्टम कहेगा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। फिर और क्या, ट्विटर दी ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक ये होता है कि आप एक के बाद दूसरा पासवर्ड भेज रहे होते हैं सिस्टम की तरफ, और ये पासवर्ड इस तरह के होते हैं कि मिसाल के तौर पे पहले मैंने भेजा एहसान, फिर मैंने भेजा एहसान 1, फिर मैंने भेजा एहसान 2, फिर मैंने भेजा एहसान 1 2। तो मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो सिस्टम की तरफ भेज रहा हूं, और लाजमी तौर पे कंप्यूटर भेज रहा है। तो इसका मतलब है कि पर यूनिट टाइम, पर मिनट में भी थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट इसकी तरफ जाएंगी। तो आप उसके लिए क्या कर दें कि आप उस पर ये पाल लगा दें, लॉग इन ब्लॉक, ब्लॉक कर दो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो हमने यहाँ रखा सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ 8, फिर हमने क्या किया, लॉग इन ब्लॉक फॉर 120 यानी 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट, 2 मिनट के लिए इसको ब्लॉक कर दो। अटेम्प्ट 3, अगर 3 अटेम्प्ट वो करे 60 सेकंड्स में, इसका मतलब है कि अगर 1 मिनट में वो 3 गलत पासवर्ड दे, तो वो तो यहाँ पे मल्टीपल दे रहा है, तो आप उसके 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 अकाउंट को ही ब्लॉक कर दें। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद। तो 2 मिनट में उसने में भी 10-20 हजार भेज दी चुके होंगे, वो सारे जाया हो गए। तो ये भी सिक्योरिटी का फीचर है। इसी तरह वो आपको कह रहा है कि, इसके अलावा वो आपको कह रहा है कि आपने अगर बाहर से आने वालों के लिए लाइन वीटीवाई खोली है तो उसमें भी पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे वो कह रहा है कि एग्जिट टाइम आउट, यानी कि अगर आप इनएक्टिव रहें 5 मिनट और 30 सेकंड तक, तो आपको लॉग ऑफ, क्योंकि लाइन तो बाहर से आएंगे तो एसएसडी के जरिए आएंगे या टेलनेट के जरिए आएंगे। तो अगर आप 5 मिनट और 30 सेकंड तक इनएक्टिव रहें तो आपको लॉग ऑफ करवा दिया जाए। इसका क्या फायदा, बाजू का तो आपको काम कर रहे होते हैं, कोई दोस्त आ गया या फोन आ गया कि जनाब आपको एडमिन साहब बुला रहे हैं, तो आप जल्दी में होते हैं, आप कहते हैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, और सब कुछ अपनी टेबल पे उसी तरह डेस्क पे छोड़ के जल्दी से अपने बॉस के पास चले जाते हैं, और बॉस के पास वहां पे 15 मिनट लग जाते हैं। तो 15 मिनट में आपका डिप्टी, आपका आपका असिस्टेंट जो भी करेगा आपके सिस्टम पे, वो आपके ही जिम्मे आएगा, आपके नाम से लॉग होगा। तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने सिस्टम को ये बता दें कि जी अगर गलती से मुझे 5 मिनट, इस एग्जांपल में 5 मिनट और 30 सेकंड अगर मैं कोई एक्टिविटी ना करूं तो मुझे लॉग ऑफ कर दें, कि ताकि अगर असिस्टेंट उसके बाद 5 मिनट तक तो वेट करेगा कि अभी आ जाएगा, तो देख रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखेगा इधर मेरा जो सिस्टम है वो भी लॉग ऑफ हो चुका होगा। इसके अलावा कहता है कि जनाब यहाँ पे उसकी फिर आपको शो करवा रहा है कि देखें आपके पासवर्ड क्या हो गए हैं, इस कमांड की वजह से इनक्रिप्ट हो गए हैं। आपके एग्जीक्यूटेबल टाइम आउट जो है वो 5 मिनट और 30 सेकंड हो गया है। इज इट क्लियर? ओके। हमने ये टास्क पहले से किया हुआ है, एसएसएस हमने किया हुआ है ना। तो यही टास्क यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपने क्या क्या करना है। नंबर 1, आप अपने डिवाइस को होस्ट नेम दें। नंबर 2, इनेबल पे पासवर्ड लगाएं, इनेबल पे पासवर्ड लगाएं। नंबर 3, होस्ट नेम, नंबर 1 होस्ट नेम, नंबर 2 इनेबल पे पासवर्ड, नंबर 3 डोमेन नेम दें। क्या दें?
डोमेन नेम दें, आईपी डोमेन नेम। उसके बाद नंबर 4 एक यूजर क्रिएट करें, एक यूजर क्रिएट करें। नंबर 5 एक की जनरेट करें। नंबर 6 एसएसएच वर्जन 2 पे जाएं, वर्जन 2 पे जाएं। फिर उसके बाद आप उसको बताएंगे इनपुट के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, और उस इनपुट में उसको बताएंगे एसएसएच होगा, टेलनेट नहीं। तो ये 7 स्टेप करके आप इजिली एसएसएच का वो बना सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप चेक करें कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके सिस्टम पे इनेबल हैं, और चेक करें कि क्या ये इनेबल सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसकी सिक्योरिटी का ख्याल करें, और अगर वो अनयूज्ड हैं तो उनको ब्लॉक कर दें, उनको रिमूव कर दें। सिक्योरिटी का अच्छा फीचर है कि पहले चेक करें कि कौन सी सर्विसेज हैं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि जी वेब की सर्विस भी है, वेब की सर्विस भी है, ईमेल की सर्विस भी है, एसएसएच की सर्विस भी है, टेलनेट की सर्विस भी है। तो चेक करेंगे, अच्छा ये 4 हैं, ओके, इनमें से कौन से आप यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस सिस्टम पे सिर्फ पहला और तीसरा इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको मतलब दूसरा और चौथा इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्यों खुले छोड़े हुए हैं? खत्म करें, बंद करें। क्लियर? तो ये वही एसएसएच कॉन्फ़िगर करने का तरीका जो कि आपको ऑलरेडी कराया गया हुआ है। तो इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये चैप्टर नंबर 16 खत्म हो गया। अब हम आज तो नहीं शुरू करते, लेकिन अगली क्लास में हमारा बस आखिरी चैप्टर रह गया है, विच इज चैप्टर नंबर 17, जिसमें कोई खास बात नहीं है, एक मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान सी चीज है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह आपके कोर्स को खुदा हाफिज कह देंगे, और वो है और आपको इसकी 16 और 17 की स्लाइड्स भी पहले, ये चले 17 आपके लिए खोल देते हैं। ये चीज, बिल्डिंग ए स्मॉल नेटवर्क, बिल्डिंग ए स्मॉल नेटवर्क, जिसमें हमारे मेन इंफोसिस क्या है कि हम एक छोटा सा नेटवर्क बना के, और छोटा इसलिए हम बना रहे हैं कि जो चीज, क्यों हम छोटा बना रहे हैं, क्योंकि जब जो छोटा नेटवर्क में जो चीजें होती हैं आफाक, वो ही बड़े नेटवर्क में होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके छोटे नेटवर्क में भी स्विच लगे हुए हैं, स्मॉल नेटवर्क में भी स्विच लगे हुए हैं, आपके स्मॉल नेटवर्क में भी राउटर्स लगे हुए हैं, आपके स्मॉल नेटवर्क में भी मिसाल के तौर पे एक्सेस रूटर्स लगे हुए हैं, और आपके लार्ज नेटवर्क में भी। सिर्फ फर्क ये होता है कि स्केल बढ़ जाता है। अगर आपके स्मॉल नेटवर्क में 2 स्विचेस है तो हो सकता है आपके बड़े नेटवर्क में 200 हो। आपके स्मॉल नेटवर्क में अगर एक राउटर है तो आपके बड़े नेटवर्क में हो सकता है 20 हो। तो दैट इज द डिफरेंस। आपके प्रोटोकॉल सेम है, आपके स्विचेस सेम है, आपके राउटर सेम, एक्सेस रूटर सेम, एंड डिवाइसेस सेम, प्रोटोकॉल मोस्टली सेम, वही टीसीपी आईपी। तो हमारा इस चैप्टर में जो मेन हमारा वो ये होगा कि अगर हम एक नेटवर्क ले लें और हम उसमें से ट्रबल शूट कैसे करें, हम उससे ट्रबल शूट कैसे करें। तो हम अगली क्लास में ट्रबल शूट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वेरीफाई करें कनेक्टिविटी को। ये हर एक नेटवर्क इंजीनियर का, नेटवर्क एडमिन का ये बेसिक टास्क होता है कि जब भी कोई नेटवर्क इंप्लीमेंट करता है तो सबसे पहले काम ये करता है कि वेरीफाई करता है कनेक्टिविटी को, बाय यूजिंग आईसीएमपी प्रोटोकॉल, बाय यूजिंग द पिंग कमांड, पिंग यूटिलिटी। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका इस्तेमाल करके हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में, विच विल बी ऑन इंशाल्लाह सैटरडे,
तो सैटरडे को हम चैप्टर नंबर 17 खत्म करके आपका आखिरी एग्जाम जो होगा वो भी एक्टिवेट कर देंगे, और साथ साथ हम ये टाइम हम फिर अपनी जो दूसरी और क्लासेस हैं उनको, जिसमें एक क्लास तो हमारी इंसा की है, इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी ऑटोमेशन, क्योंकि अब वो शाम को 6 बजे होती है, लेट हो जाता है, स्पेशली शाम की नमाज का टाइम आ जाता है, तो वो क्लास हम ऊपर ले आएंगे। और दूसरी हम अपने दोस्तों से, उनको हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हम पाइथन की क्लास भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो आप में से या आपके दोस्त जो कि इस ऐसी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और उन तक आप ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आफाक, अहमद, आयशा, फातिमा, मरवा? अहमद कह रहे हैं सर आफ्टर दिस इज ओवर क्या हम पैकेट ट्रेसर यूज कर सकते हैं? हाँ जी, आप यूज कर सकते हैं, आपको पैकेट ट्रेसर यूज करने पे कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर है? ओके जी, नाइस। तो चलें, आज के लिए इतना काफी, 15 मिनट आपको पहले रिलैक्स कर देते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आ, लेकिन एम सर प्लीज एग्जाम आज तक एक्टिव कर दें। कौन- मुझे मुझसे रह गया है, बीमार था। क्या बात है कमरा, आप ज्यादा बीमार रहते हैं रहमान महमूद, कोशिश किया करेंगे जो वो होती हैं टारगेट्स, उनको अचीव किया करेंगे, लेकिन हो जाएगा। कौन सा चैप्टर, कोई बता नहीं रहे हो, कौन सा चैप्टर, कौन सा कोर्स, कुछ नहीं बता रहे हो, अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया करो। Thank you very much, everyone. See you, inshallah, on coming Saturday with maybe only one class. And after this, the course will be considered closed. Thank you very much. अपने बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो फाइनल एग्जाम है, चाहे वो फीडबैक्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं, वो सब करने हैं ताकि आपका सर्टिफिकेट जल्दी से बन जाए। थैंक यू वेरी मच।